I am CA Satish Jalan, and this is your podcast for CA Final SCMP subject. When I teach, I believe that students should not just learn or focus on the concepts. They must be able to relate the concepts with the surroundings that they are living in. My objective of teaching is not just to bring good marks in the exams of students, but also to add some real life values in the life of the students so that they are able to live a happy life post their qualification of CA as well. This is what I am revered for by most of my students. In this podcast, we are going to talk about the concepts that you need to know and remember continuously before going to your main exam. Okay, next chapter is relevant costing. Relevant cost सबसे पहला इसमें आपको जानना चाहिए relevant cost क्या होता है. It's future cost influencing a decision. It varies from situation to situation, applicable only for short term. Opportunity cost is also considered as a part of relevant cost. Normally, three costs are always relevant. One is future variable cost, second is avoidable fixed cost, and third is opportunity cost. रेलिवेंट कॉस्ट का हमेशा इंक्रीमेंटल अमाउंट आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा इसका एक डिफरेंस अमाउंट आएगा. रेलिवेंट कॉस्ट को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर आपके सामने एक ऑफ़र आया है तो ऑफ़र आने से एक्स्ट्रा क्या हो रहा है. सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द डिफरेंस बिटवीन सिचुएशन विथ ऑफ़र एंड सिचुएशन विदाउट ऑफ़र. सेकेंड इज़ इरेलीवेंट कॉस्ट. इरेलीवेंट कॉस्ट क्या होते हैं? कॉस्ट विच आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई एनी डिसीजन एंड दस हैव नो इम्पैक्ट ऑन एनी डिसीजन. ये कॉस्ट का इंक्रीमेंटल वैल्यू हमेशा ज़ीरो होता है. ये कॉस्ट का इंक्रीमेंटल वैल्यू मतलब सिचुएशन विथ ऑफ़र एंड विदाउट ऑफ़र एकदम सेम होगा, नेट इम्पैक्ट ज़ीरो आएगा, तो वो इरेलीवेंट है. इरेलीवेंट कॉस्ट में नॉर्मली दो कॉस्ट आते हैं. एक है संक कॉस्ट जिसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं, और दूसरा है कमिटेड फिक्स कॉस्ट जिसको हम लोग अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं. दोनों कॉस्ट ऐसे होते हैं चाहे आप ऑफ़र लो या ना लो, दोनों केस में वो आपको इनकर करना ही पड़ेगा. रेलिवेंट कॉस्टिंग का जो मेन यूज़ है वो यूज़ है कि आपके सामने अगर कोई वन टाइम ऑफ़र आ गया है जिसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं विथ एन एटीट्यूड ऑफ हेल्पिंग द कस्टमर, तो आप रेलिवेंट कॉस्टिंग को यूज़ करके उस कस्टमर के लिए मिनिमम प्राइस पता कर सकते हैं. रेलिवेंट कॉस्टिंग का मेन यूज़ में मिनिमम प्राइस कैलकुलेशन फॉर एन ऑफ़र आता है. दूसरा, कोई ऑफ़र का अगर ऑफ़र प्राइस आपको बता दिया गया तो उस ऑफ़र का इवैल्यूएशन करने में यूज़ आता है. और तीसरा, किसी क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम प्राइस आप ऑफ़र के लिए क्या पे कर सकते हो तो वो भी आता है. जैसे मिनिमम प्राइस में हम लोग अपने कस्टमर के लिए वर्कआउट करें और मैक्सिमम प्राइस में हम लोग अपने सप्लायर के लिए वर्कआउट करते हैं. रेलिवेंट कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मेट है. वो फॉर्मेट एक्चुअली तीन तरीके से बन सकता है. एक है टोटल कॉस्ट अप्रोच, दूसरा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट अप्रोच, तीसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच. टोटल कॉस्ट अप्रोच में हम लोग सारे रेलिवेंट इरेलीवेंट कॉस्ट जितने हो सकते हैं वो सारे के सारे दिखाते हैं विथ ऑफ़र विदाउट ऑफ़र दोनों केस में. फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट अप्रोच में हम लोग सिर्फ दोनों सिचुएशन का डिफरेंस को दिखाते हैं कि विथ ऑफ़र विदाउट ऑफ़र में क्या डिफरेंस आ रहा है. वो डिफरेंस को दिखाते हैं, जिसमें डिफरेंस आ रहा है वही अमाउंट दिखाते हैं. नॉर्मली इस सिनेरियो में इरेलीवेंट कॉस्ट अपने आप हट जाता है बिकॉज उसका डिफरेंस ज़ीरो होता है. फर्स्ट केस में दोनों आ जाता है रेलिवेंट इरेलीवेंट, सेकंड केस में अपने आप ही इरेलीवेंट हट जाता है. थर्ड केस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच होता है जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि हम किसी एक अप्रोच में जा रहे हैं, यानी विथ ऑफ़र में अगर हम जा रहे हैं तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड विथ ऑफ़र कितना होगा या फॉर द ऑफ़र कितना होगा, प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट क्या होगा, माइनस बेनिफिट्स अचीव्ड ड्यू टू ऑफ़र क्या होगा, उसको एसर्टेन करके आप नेट रेलिवेंट कॉस्ट निकालते हो. इस अप्रोच में आने के पहले आपको अपने आप मैनुअली इरेलीवेंट कॉस्ट सिलेक्ट करके हटा के अपने आप आना पड़ता है. ऑटोमेटिक इरेलीवेंट कॉस्ट नहीं हटता है. ये अप्रोच ही सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में यूज़ किया जाता है टू सॉल्व द सम्स. बेसिकली इवैल्यूएशन ऑफ ऑफ़र के लिए दो एस्पेक्ट होते हैं, एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट, दूसरा नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट. फाइनेंशियल एस्पेक्ट आप इस अप्रोच से वर्कआउट कर सकते हो, यानी कि कॉस्ट टू बी इनकर्ड एट बेनिफिट, लॉस लेस बेनिफिट अचीव. बट नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट जिसको अपने अदर कंसिडरेशंस बोलते हैं उसको भी कंसिडर करके हमेशा अपने को कमेंट करना पड़ता है. सो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स नॉर्मली हम लोग सीखते हैं जॉनसन स्कोल्स एंड विटिंगटन मॉडल से, जिसमें मॉडल का नाम है SAF एनालिसिस, SAF, सूटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, फिजिबिलिटी.
सूटेबिलिटी मतलब हो गया विजन एंड एथिक्स, एक्सेप्टेबिलिटी हो गया फाइनेंशियल, फिजिबिलिटी मतलब हो गया वे ऑफ डूइंग द वर्क, हाउ विल द रिसोर्सेज बी अरेंज्ड, व्हाट विल बी द प्रोसेसेस, हाउ द थिंग्स विल बी मैनेज्ड, सो दैट हो गया फिजिबिलिटी। सो वेन एवर एनी ऑफ़र के लिए आप कुछ कमेंट करो या इवैल्यूएशन कर रहे हो या फिर कोई कैलकुलेशन करो, आप उसका नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट सूटेबिलिटी यानी कि विजन एथिक्स को लेकर या फिर फिजिबिलिटी रिसोर्सेज और वे ऑफ वर्किंग को लेकर आप कमेंट्स लिख सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई कैंटीन के लिए इवैल्यूएशन बोला जाए तो कैंटीन का इवैल्यूएशन में ऐसा कुछ बोल दिया जाए कि कैंटीन में आपका पहले मैनुअल कैश सिस्टम था, अब ऑटोमेटेड कैश सिस्टम करना चाह रहे हैं, तो फाइनेंशियली वो वायबल हो सकता है, वो नॉर्मल आप रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके पता कर लिए। बट अदर फैक्टर्स ये हो सकता है कि ऑटोमेशन का अदर कंसिड्रेशन क्या हो सकता है, उसका मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट हो सकता है, उसका ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट हो सकता है, ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता, रिजिड होता है, वो हो सकता है। सो इसके कारण कभी कभी बिज़नेस को कभी नुकसान भी हो सकता है। सो ऐसा कुछ आप अदर फैक्टर्स सोच के बताओगे। जैसे कोई एक नया मान लीजिए मशीन ख़रीदने जा रहे हैं, तो मशीन ख़रीदने जा रहे हैं अगर, तो उस मशीन से नेट बेनिफिट तो आपने निकाल लिया रेलिवेंट कॉस्ट के बेसिस पे, ऑलराइट। बट अदर फैक्टर्स में हो सकता है कि मशीन से पॉल्यूशन क्या होगा, मशीन का रीसेल वैल्यू वाकई में फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मशीन से क्वालिटी कैसी आएगी, मशीन ऑब्सोल्यूट तो नहीं हो जाएगा ना, क्या मशीन से को चलाने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग का दरकार है, फ्यूचर में मशीन का स्पेयर पार्ट कैसे मिलेगा, वो आपको लिखना पड़ता है। सो ये आपका रेलेवेंट कॉस्ट का यूजेस मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आ रहा है रेलेवेंट कॉस्ट में मिनिमम प्राइस ऑफ एन ऑफ़र कैसे निकालते हैं। वो होता है कॉस्ट टू बी इनकर्ड एड अपॉर्चुनिटी लॉस्ट और कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। कॉस्ट टू बी इनकर्ड एड कंट्रीब्यूशन लॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। मिनिमम प्राइस को मैं जनरली बुलाता हूँ कि ये ऐसा प्राइस है जहाँ पे हम लोग इनडिफरेंट रहते हैं, ये ऐसा प्राइस है जहाँ पे हम लोग इनडिफरेंट रहते हैं विथ ऑफ़र एंड विदाउट ऑफ़र। ये ऐसा प्राइस है जहाँ पे हम लोग इनडिफरेंट रहते हैं विथ ऑफ़र एंड विदाउट ऑफ़र। तो बहुत बार कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं PL बना देता हूँ, PL विथ ऑफ़र एंड PL विदाउट ऑफ़र। सो विदाउट ऑफ़र मेरा जो नेट पोजीशन आ रहा है वही नेट पोजीशन अगर मेरे को विथ ऑफ़र लाना हो तो क्या प्राइस मैं ऑफ़र से चार्ज करूँ, दैट इज़ माई मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस इज़ ऑल्सो इक्वल टू कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट। सिमिलरली मैक्सिमम प्राइस ऑफ ऑफ़र अगर आपको निकालना है तो मैक्सिमम प्राइस निकालने के लिए हम लोग बोलते हैं, जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग में भी सिखाया जाता है, कि इट्स बेसिकली द आउटसाइड परचेज प्राइस और द नेट मार्जिनल रेवेन्यू विच एवर इज़ लोअर। आउटसाइड परचेज प्राइस और नेट मार्जिनल रेवेन्यू विच एवर इज़ लोअर। नेट मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है कि अगर ऑफ़र आपने एक्सेप्ट कर लिया आपने सप्लायर का, तो उसके कारण आपको एक्स्ट्रा क्या फ़ायदा हो जाएगा, उसके कारण आपको एक्स्ट्रा क्या फ़ायदा हो जाएगा, वो आपका मैक्सिमम प्राइस में जाएगा, वो आपका मैक्सिमम प्राइस में जाएगा। एक्स्ट्रा फ़ायदा इज़ कॉल्ड एज नेट मार्जिनल रेवेन्यू। बट अगर आउटसाइड परचेज प्राइस आपको मालूम है तो लोअर ऑफ आउटसाइड परचेज प्राइस और नेट मार्जिनल रेवेन्यू इज़ योर मैक्सिमम प्राइस ऑफ एन ऑफ़र। मैक्सिमम प्राइस भी एक्चुअली ऐसा प्राइस बोला जाता है जो आपका इनडिफरेंट पोजीशन ही क्रिएट करेगा। जैसे कि आप अपना PL विदाउट ऑफ़र बना लीजिए और PL विथ ऑफ़र बनाइए, तो जो विदाउट ऑफ़र आपका प्रॉफिट आता है वही विथ ऑफ़र आपको प्रॉफिट चाहिए, तो उसके हिसाब से आप मैक्सिमम प्राइस क्या दे सकते हो, दैट इज़ मैक्सिमम प्राइस ऑफ एन ऑफ़र, ठीक है। नेक्स्ट रेलेवेंट कॉस्टिंग जब हम पढ़ाते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को थोड़ा डेप्थ में समझाते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग होता है इट इज़ द हाईएस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ बेनिफिट सेक्रीफाइस्ड फ्रॉम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। जितना भी ऑल्टरनेटिव आपके सामने है एक ऑफ़र को करने के समय, वो सारे ऑल्टरनेटिव में जो हाईएस्ट इनकम दे रहा है उस ऑल्टरनेटिव का इनकम को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानते हैं। जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इनकम निकालते हैं तो उसमें भी इररिलेवेंट आइटम्स को हटा के इनकम निकालते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग ध्यान रखिएगा सिर्फ़ और सिर्फ स्कैर्स रिसोर्स का ही निकालते हैं, लिमिटेड रिसोर्स का ही निकालते हैं। अगर कोई रिसोर्स का सप्लाई एबंडेंस में है तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं निकाला जाता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्कैर्स रिसोर्स का दूसरा नाम है शैडो प्राइस और मार्जिनल वैल्यू ऑफ रिसोर्स। शैडो प्राइस का मतलब होता है कि एक यूनिट ऑफ रिसोर्स यदि हमें एक्स्ट्रा मिल जाए तो उससे हम और एक्स्ट्रा क्या कमा लेंगे, या फिर एक यूनिट गंवा दे रिसोर्स का तो उससे हमारी क्या नुकसान हो जाएगी। शैडो प्राइस ऑफ रिसोर्स निकालने के लिए आप ये सोचते हो कि आपका जो रिसोर्स है, जैसे कि मशीन आवर्स, आप उसको किस किस प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हो। ABC 3 प्रोडक्ट है तो तीनों प्रोडक्ट में जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर दे रहा है वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर आपका शैडो प्राइस ऑफ मशीन आवर बनेगा। सो इसको यूज़ करके हम लोग कई बार इवैल्यूएट भी कर लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट
बनाना है अगर नया, उस प्रोडक्ट में मशीन आवर लगेगा तो वो प्रोडक्ट अपना शेडो प्राइस को रिकवर कर पा रहा है तभी उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, नहीं तो उस प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करने का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप बिफोर मेकिंग एन ऑफ़र अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सोच लें तो बाद में ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद दुख नहीं होता कि आप कुछ और भी कर सकते थे। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी अगर कवर करके आप अपना ऑफ़र का पॉजिटिव प्रॉफिट देख पा रहे हो, इसका मतलब आपका ऑफ़र आपकी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ से भी बेटर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी का अपोजिट होता है अपॉर्चुनिटी गेन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम लोग ऑल्टरनेटिव्स जो हमारे सामने होते हैं उसका इनकम देख रहे होते हैं, बट अपॉर्चुनिटी गेन में हम लोग हमारे सामने जो ऑल्टरनेटिव्स रखा गया है उसका कॉस्ट को देख रहे होते हैं। सो अगर मेरे पास अगर एक ऑफ़र आया हुआ है जिसके कारण कुछ हमारा कॉस्ट बचेगा, तो जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसा सामान पड़ा हुआ है जिसको हम अभी हटवा रहे थे तो हमारा कॉस्ट लगता, बट ऑफ़र आने के कारण वो कॉस्ट नहीं लगेगा, तो ऑफ़र के कारण जो कॉस्ट सेव हो गया दैट इज़ अपॉर्चुनिटी गेन। अब अगर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे अपने वो सामान को हटवाने के, तो वो मल्टीपल ऑप्शंस हमारे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 सब में कॉस्ट इनकर करवाएंगे, तो उनमें से जो लीस्ट कॉस्ट होगा वो हमारा बेस्ट ऑप्शन है। तो कॉस्ट सेव्ड की जब बात आएगी तो लीस्ट ऑफ ऑल कॉस्ट सेव्ड फ्रॉम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स इज़ योर अपॉर्चुनिटी गेन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम लोग सोचते हैं हाईएस्ट ऑफ इनकम फॉरगोन फ्रॉम ऑल द अल्टरनेटिव्स इज़ आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी गेन आपका रेलिवेंट कॉस्ट निकालते समय सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। देन रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ आपको डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर में। रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, देन यूज़ ऑफ मशीनरी और डेप्रिसिएशन। ओके, तो इन सब को लेके फिर क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम पे, तो हम लोग नेक्स्ट में बाकी एलिमेंट वाइज रेलिवेंट कॉस्ट को पढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट पॉडकास्ट में। नेक्स्ट इज़ रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। या तो मटेरियल हमारे स्टॉक में है या फिर हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, बस डिलीवरी नहीं आई है तो मालिक बन चुके हैं, और सेकंड मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा ऑफ़र करने के लिए, ऑफ़र का काम करने के लिए। सो सिचुएशन ऐसा है कि मटेरियल हमें ऑफ़र में यूज़ करना है और वो मटेरियल हमारे पास स्टॉक में अगर है तो हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्यों है, विदाउट ऑफ़र हम उसका क्या कर रहे थे। तो 3 सिनेरियो निकल के आता है कि हमारे पास यदि स्टॉक में है तो देयर कैन बी 3 रीज़न्स फॉर हैविंग दैट इन स्टॉक। पहला रीज़न है क्या तो वो ऑब्सोलीट मटेरियल है, नॉन मूविंग है, नो रेगुलर यूज़ का मटेरियल है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। तो इस समय में हम ये सोच रहे होते कि अगर ऑफ़र नहीं आया होता तो हम इसको बस हटा ही रहे होते, हम लोग इसका कोई ना कोई ठिकाने लगा रहे होते, तो उस ठिकाने लगाने से जो बेनिफिट्स आ रहा होता वो अब ऑफ़र आने के कारण नहीं आएगा। इसलिए इस केस में रेलेवेंट कॉस्ट होगा हायर ऑफ ऑल द बेनिफिट्स दैट यू कुड हैव अर्नड, हायर ऑफ ऑल द बेनिफिट्स दैट यू कुड हैव अर्नड फ्रॉम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 हो सकता था आप स्क्रैप कर दो उसको तो रीसेल वैल्यू आता, ऑप्शन नंबर 2 आप उसको सब्सटीट्यूट करते तो सब्सटीट्यूट वैल्यू आता, ऑप्शन नंबर 3 आप उसको स्पेशल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते, तो कुछ इनकम आता। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा वो ऑप्शन आपको चूज़ करना है एज रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन मूविंग मटीरियल्स। सेकेंड केस हो सकता है कि स्टॉक में क्यों है, क्योंकि वो रेगुलर यूज़ में आता है। तो रेगुलर यूज़ में जब कोई चीज़ हमारे आता है तो हम कभी भी ऑफ़र का काम करने के लिए रेगुलर काम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सो रेगुलर में अगर वो काम में आता है तो इट्स बेटर कि आप नया ख़रीद लो और नया को यूज़ करो ना, आप स्टॉक का यूज़ ही क्यों करते हो। या फिर अगर स्टॉक का यूज़ भी कर रहे हो तो तुरंत नया स्टॉक के लिए तो ख़रीदना पड़ेगा, वरना रेगुलर काम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो भी ऑफ़र के कारण एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा यानी कि वो होगा करेंट परचेज़ कॉस्ट, वही रेलेवेंट है। सो यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट इज़ करेंट परचेज़ कॉस्ट। थर्ड केस अगर वो टॉक्सिक मटेरियल है तो रेलेवेंट कॉस्ट कैसे निकलेगा। टॉक्सिक मटेरियल इसलिए बोलते हैं उसको कि वो हमारे पास पड़ा हुआ है, अब कोई काम का नहीं है, हम उसे डिस्पोज़ करने ही जा रहे थे। अगर हम उसे डिस्पोज़ करने जा रहे थे तो टॉक्सिक होने के कारण उसमें डिस्पोजल वैल्यू नहीं मिलता बल्कि डिस्पोजल कॉस्ट लगता है। सो अगर डिस्पोजल कॉस्ट लगेगा तो अब ऑफ़र आने के कारण वो डिस्पोज नहीं करना पड़ेगा तो कॉस्ट सेव हो जाएगा। तो कॉस्ट सेव आप ऑफ़र में क्रेडिट कर सकते हो। नेक्स्ट
मटेरियल का सेकंड सिनेरियो आता है कि मटेरियल स्टॉक में नहीं है, परचेज़ करना पड़ेगा ऑफ़र की रिक्वायरमेंट के लिए, तो उस समय रेलिवेंट कॉस्ट होगा कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर द यूनिट्स रिक्वायर्ड। समटाइम्स जब मटेरियल परचेज़ करने जाते हैं तो मटेरियल लॉट में मिलता है, खुजरा नहीं मिलता, तो उस समय ये सोचना पड़ता है कि जब लॉट में ख़रीदेंगे तो ज़्यादा मटेरियल अगर आ गया तो उसका क्या करेंगे। अगर ज़्यादा मटेरियल आ गया, उस एक्स्ट्रा मटेरियल का कोई और यूज़ नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल को हमें ऑफ़र के एंड में स्क्रैप कर देना पड़ेगा। तो इससे समय में रेलिवेंट कॉस्ट होगा तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर द लॉट परचेज माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा क्वांटिटी। जो एक्स्ट्रा आया उसको स्क्रैप कर दिया तो उसका जो भी वैल्यू मिला वो कॉस्ट से माइनस कर दिया। सेकंड केस हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा आया उसको हम बाद में रेगुलर यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो उस समय रेगुलर यूज़ में अगर यूज़ कर लेंगे तो उसके पूरी क्रेडिट कस्टमर के ऑफ़र को दे दी जाती है। इसलिए उस समय रेलिवेंट कॉस्ट होता है कॉस्ट टू बी इनकर्ड और द परचेज कॉस्ट ऑफ द क्वांटिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ऑफ़र। उसमें रीसेल वैल्यू पे क्रेडिट नहीं दी जाती, पूरे परचेज कॉस्ट के अमाउंट पर क्रेडिट दे दी जाती है। अगर क्वेश्चन में कभी कुछ ना बोले तो हम ये समझते हैं कि जो मटेरियल ऑफ़र में चाहिए और अगर वो स्टॉक में है तो वो नॉन मूविंग ही है। अगर कुछ ना बोले तो अगर वो मटेरियल स्टॉक में है तो नॉन मूविंग ही है। नेक्स्ट आता है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। लेबर में भी दो सिनेरियो है, एक है डायरेक्ट लेबर, दूसरा है इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जैसे ही काम ख़त्म हुआ उन्हें डिस्चार्ज कर देना चाहिए, बट इनडायरेक्ट लेबर को जैसे काम ख़त्म होता है हम उसे डिस्चार्ज नहीं करते, हम उन्हें दूसरे काम में शिफ्ट करते हैं जिससे कि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। अगर कभी किसी डायरेक्ट लेबर को क्वेश्चन में ये बोला हो कि कोई पॉलिसी बना हुआ है कि आप उन्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकते, आपको उन्हें खाली बैठाकर पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो डायरेक्ट लेबर नाम से डायरेक्ट लेबर होगा, बट रेलिवेंसी के लिए आप इनडायरेक्ट लेबर उसका चेक करोगे। नाउ जब रेलिवेंसी देख रहे हैं हम डायरेक्ट लेबर की तो 3 केस आता है। पहला केस कि वो एबंडेंट सप्लाई में बुलाया जा सकता है, यानी कि जब चाहे हायर करो जब चाहे फायर करो, तो उस समय रेलिवेंट कॉस्ट फॉर द ऑफ़र क्या होगा कि किसी ऑफ़र में उस डायरेक्ट लेबर की सर्विसेज की ज़रूरत है तो आप नया हायर करो और उनसे काम करा के डिस्चार्ज करो, तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड शुड बी रेलिवेंट। नेक्स्ट, अगर वही डायरेक्ट वर्कर हमारे बिज़ी हैं रेगुलर वर्क में, अगर वो रेगुलर वर्क में बिज़ी हैं तो उस समय रेलिवेंट कॉस्ट कैसे आएगा, उस समय रेलिवेंट कॉस्ट आएगा कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस बेनिफिट लॉस्ट, क्योंकि बिज़ी है तो रेगुलर वर्क को छोड़ के उन्हें ऑफ़र के लिए जाना पड़ेगा। अगर वो रेगुलर वर्क को छोड़ के ऑफ़र के लिए जाएंगे तो रेगुलर वर्क में नुकसान होगा, तो वो नुकसान हमें हमारे ऑफ़र से रिकवर करना चाहिए। ऑफ़र में रूल होता है हम लोग जितने हो सके हेल्प करेंगे, कम से कम दाम में ऑफ़र करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ हमारा जो एक्स्ट्रा लग रहा है वही हम रिकवर करेंगे। बट अगर किसी ऑफ़र के कारण रेगुलर काम में नुकसान होगा तो नुकसान को हम ऑफ़र से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। और एक थर्ड केस है जब डायरेक्ट लेबर हमारा डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है, उन्हें हम काम ख़त्म होने के बाद टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट लेबर को इनडायरेक्ट लेबर की तरह ट्रीट करते हैं। अब इनडायरेक्ट लेबर में जब आ जाते हैं तो फिर 3 केस आता है। क्या तो इनडायरेक्ट लेबर खाली है, मतलब उनका सैलरी कमिटेड होता है, क्योंकि आप इनडायरेक्ट लेबर को फिक्स्ड सैलरी बेसिस में हायर करते हो, उनका सैलरी कमिटेड होता है। सो इसलिए अगर उनसे कोई ऑफ़र का काम करवाया जाएगा तो हम उन्हें चलाकर कोई एक्स्ट्रा रुपया नहीं देने वाले हैं, इसलिए उनका रेलिवेंट कॉस्ट नील होगा। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट लेबर अगर रेगुलर वर्क में बिज़ी है तो बिज़ी वर्क को छोड़कर अगर वो ऑफ़र का काम करने जाएगा तो रेगुलर वर्क में हमें कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा, तो वो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हमें अपने ऑफ़र से रिकवर करना है। बट कॉस्ट टू बी इनकर्ड कुछ नहीं लेना है, क्योंकि कॉस्ट टू बी इनकर्ड कमिटेड कॉस्ट है इनके सैलरी, तो आपको अलग से चलाकर इनको कुछ सैलरी नहीं देनी पड़ती है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन लॉस्ट लेना पड़ता है। अज्यूमिंग कि इनडायरेक्ट वर्कर अगर रेगुलर वर्क छोड़ के आया है तो रेगुलर वर्क वहाँ पे बंद हो जाएगा। थर्ड केस हो सकता है इनडायरेक्ट वर्कर हमारा एडिशनल टाइम या ओवर टाइम करके ऑफ़र का काम करेगा, तो उस समय जो भी ओवर टाइम की वेजेस होगी वो आपको इनडायरेक्ट लेबर को पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन रिमेनिंग साइलेंट, खाली क्वेश्चन में लिखा है कि लेबर कॉस्ट है तो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट समझना। क्वेश्चन में अगर बोला नहीं डायरेक्ट लेबर बिज़ी है कि एबंडेंट सप्लाई में है तो हमेशा एबंडेंट सप्लाई मानना कि वो आराम से हायर किया जा सकता है। और क्वेश्चन में अगर इनडायरेक्ट लेबर की सर्विसेज की ज़रूरत है, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो मान लेना कि इनडायरेक्ट वर्कर
आइडल बैठा हुआ है, नॉट बिजी है, सो इसका कॉस्ट टू बी इनकर्ड नील होगा। थर्ड केस है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में दो पार्ट आता है, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड में भी दो पार्ट आता है, क्या तो ऑलरेडी इनकर किया जा चुका है या फिर इनकर होगा, टू बी इनकर्ड है। अगर वो ऑलरेडी इनकर्ड है तो वो पास्ट है यानी संक है यानी इररेलेवेंट है। अगर फ्यूचर में इनकर होगा तो वो रेलिवेंट है। वैसे ही फिक्स्ड ओवरहेड का दो पार्ट है, अवॉइडेबल और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल और कमिटेड कॉस्ट। अवॉइडेबल और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट आपका रेलिवेंट फिक्स्ड ओवरहेड है और अनअवॉइडेबल और कमिटेड कॉस्ट इररेलेवेंट फिक्स्ड ओवरहेड है। अनअवॉइडेबल और कमिटेड कॉस्ट हमेशा इररेलेवेंट होते हैं, अवॉइडेबल अगर है तो वो आपका रेलिवेंट है। अवॉइडेबल कॉस्ट को हम लोग स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट भी बुलाते हैं। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला हो तो वेरिएबल ओवरहेड खाली लिखा है तो उसको फ्यूचर कॉस्ट मान के रेलिवेंट मानना, और फिक्स्ड ओवरहेड सिर्फ लिखा है तो उसको कमिटेड कॉस्ट मानकर इररेलेवेंट मानना। इसमें एक और ट्विस्ट आता है कि वेरिएबल ओवरहेड कभी कभी क्वेश्चन में आपको वेरिंग विथ लेबर आवर्स और लेबर कॉस्ट के हिसाब से दिया होगा। तो जैसे अगर दिया हुआ वेरिएबल ओवरहेड इज़ 25% ऑफ लेबर कॉस्ट, तो उसका मतलब है 25% ऑफ एक्चुअल लेबर कॉस्ट। हो सकता है लेबर का रेलिवेंसी जब निकाले तो रेलिवेंट अमाउंट कुछ और आ रहा है, वो ज़ीरो भी आ सकता है रेलिवेंट लेबर कॉस्ट। बट आपको वेरिएबल ओवरहेड अगर 20% और 25% ऑफ लेबर कॉस्ट लेने बोला है तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर का 25% लेंगे, ना कि आप रेलिवेंट लेबर कॉस्ट का लेंगे। वैसे ही कमिटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स है, क्वेश्चन में बहुत बार इनडायरेक्टली हिंट देता है बाय यूजिंग द वर्ड्स फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज्ड, एडेड, रिकवर्ड, अप्लाइड, एब्जॉर्ब्ड, अपोर्शनड, और फिक्स्ड ओवरहेड का रेट पर आवर दिया है या रेट इन द फॉर्म ऑफ परसेंट दिया हुआ है। तो इस तरह से फिक्स्ड ओवरहेड देता है तो इसका मतलब है कि वो कमिटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स है। नेक्स्ट है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है कि हम लोग सीखना चाह रहे हैं रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ यूजिंग द मशीनरी फॉर द ऑफ़र। अब मशीनरी को यूज़ करें ऑफ़र के लिए तो आप हायर पे मशीन ला सकते हो, मतलब भाड़े पे मशीन ला सकते हो और यूज़ कर सकते हो। इन दैट केस वो स्पेसिफिक फिक्स्ड ओवरहेड बन जाता है तो वो रेलिवेंट है। बट हम ऐसा सिनेरियो को सोच रहे हैं कि ऑफ़र के लिए जो मशीन हमें चाहिए वो मशीन हम ख़रीद के देंगे या फिर हमारे पास है वो देंगे, तो रेलिवेंसी कैसे आएगा। तो पहला केस होगा कि मशीनरी क्या तो हमारे पास है, तो फिर हम ऑफ़र में अगर उसको कुछ दिन के लिए देंगे तो रेलिवेंट कॉस्ट कैसे आएगा। तो हमारे पास यदि मशीन है तो फिर दो केस आता है उसमें से कि क्या तो हमारे पास वो मशीन पड़ा था, उसका कोई यूज़ नहीं था, हम तो बस उसको बेचने ही जा रहे थे। सो हम अज्यूम करते कि विदाउट ऑफ़र हम उसको बस बेचने ही जा रहे थे, स्क्रैप ही करने जा रहे थे। सो अगर हम उसको स्क्रैप ही करने जा रहे थे तो स्क्रैप वैल्यू आज मिलता, बट ऑफ़र में यूज़ होने के बाद वो कुछ दिनों बाद वापस जब आएगा तब स्क्रैप किया जाएगा, तो जो स्क्रैप वैल्यू उस समय मिलेगा वो थोड़ा कम मिलेगा, तो रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगा डिफरेंस इन स्क्रैप वैल्यू। अगर वो मशीन जो हमारे पास है वो हमारे रेगुलर काम में आता है तो ऑफ कोर्स हम वो मशीन अभी अपने ऑफ़र के लिए नहीं दे सकते, इसलिए ऑफ़र के लिए हमें नया मशीन ख़रीद के लाना पड़ेगा, और ऑफ़र ख़त्म होने के बाद उस मशीन को हम अज्यूम कर सकते हैं कि हम रेगुलर यूज़ में वापस टेक ओवर कर लेंगे। तो टेक ओवर करेंगे तो उस दिन का जो परचेज़ कॉस्ट होगा उस पे टेक ओवर करेंगे, ना कि स्क्रैप वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे। सो इस केस में रेलिवेंट कॉस्ट होगा डिफरेंस इन परचेज़ कॉस्ट। अगर मशीनरी हमारे पास नहीं है, हमें नया ख़रीदना पड़ेगा ऑफ़र के लिए, तो मशीन अगर टू बी परचेज्ड है एंड उस समय नया ख़रीदा हमने तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड तो लग गया मशीन का। अब आफ्टर द ऑफ़र उस मशीन का अगर कोई यूज़ नहीं है तो हम अपने पास नहीं लेकर आएंगे, तो हम वहीं पे उसका आफ्टर द ऑफ़र स्क्रैप कराएंगे। सो हमारा रेलिवेंट कॉस्ट होगा कॉस्ट टू बी इनकर्ड एट द स्टार्ट, दैट इज़ परचेज कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस रीसेल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द ऑफ़र। एंड अगर मशीन हमने जो भी ख़रीदा ऑफ़र के लिए, हमें ऐसा लगता है कि ऑफ़र ख़त्म होने के बाद वो वापस हमारे काम आ जाएगा, अगर ऐसा है तो काम आ जाएगा, तो उस समय जब ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा तो उस समय के परचेज़ कॉस्ट पे आप उसको टेक ओवर कर लेंगे, तो उस समय रेलिवेंट कॉस्ट होगा डिफरेंस इन परचेज़ कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में कभी कुछ नहीं बोला मशीन के बारे में, क्या नेचर का मशीन है, तो आप अज्यूम करोगे मशीन इज़ इन पोजिशन एंड इज़ आइडल मीन्स एंड इट्स इन नो अदर यूज़। दिस इज़ ऑल रेलिवेंट कॉस्टिंग का जो कैलकुलेशंस है। इसके बाद
कभी आपको हमेशा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को लेके कमेंट करने बोलेगा ही, जिसको हम लोग कई बार एथिकल कंसिडरेशंस भी बोलते हैं। तो कुछ एथिकल पॉइंट्स मैंने इकट्ठा किए हैं, वो आपको बता देता हूँ। उसको आप अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन के केस सिनेरियो के हिसाब से आप उन एथिकल पॉइंट्स को इलैबोरेट कर सकते हो। एथिक्स मतलब हो जाता है कि अदर स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना, ना कि सिर्फ अपना शेयर होल्डर का ध्यान रखना। सो आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे एथिक्स में, स्टाफ को कंसिडर करेंगे, गवर्नमेंट रेगुलेशंस को कंसिडर करेंगे। देन अदर कंसिडरेशंस अपार्ट फ्रॉम एथिक्स, अदर कंसिडरेशन में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट साइट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिक्स का पार्ट है। फिर मॉरल ड्यूटीज़ टूवर्ड्स ऑल अदर स्टेक होल्डर्स एथिक्स का पार्ट है। गुड गवर्नेंस एंड कंप्लायंसेस भी एथिक्स का पार्ट है। सो सम पॉइंट्स आर हियर फ्रॉम एथिक्स साइड एंड सम आर फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल साइड। सो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स है। इन्वायरमेंट, स्टाफ, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट साइट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, moral duties towards the stakeholders, good governance and compliances. There is last point under consideration, it is demerits of relevant costing. Relevant costing के demerit में पहला आता है कि regular work is priced at higher rate, hence existing customers may get dissatisfied if they get to know about the minimum price that you have quoted using relevant costing to your new customers. Second, committed and sunk costs are never recovered, hence also standard profit margin is not recovered, so this pricing is not sustainable. and इसलिए बोलते हैं ये आपका शॉर्ट टर्म में कोई वन टाइम काम हुआ तो उसी के लिए आप यूज़ कर सकते हो और कभी यूज़ नहीं कर सकते. थर्ड, इट इग्नोर्स मार्केट प्राइस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज while calculating the price. Fourth, profit reporting is different from normal accounting system, so it's not possible for everyone to understand the profits that has been reported through relevant costing. सो इसके साथ रेलिवेंट कॉस्टिंग का ज्ञान ख़त्म हुआ. अब आप इसको वापस सुने और इसके केस स्टडीज़ को प्रैक्टिस करें. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेक और बाय डिसीजंस. मेक और बाय डिसीजन, जैसे कि डिसीजन मेकिंग जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं. रेलिवेंट कॉस्टिंग, मेक और बाय, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, की फैक्टर, लीनियर प्रोग्रामिंग, CVP एनालिसिस, और फिर बचे कुछ एक्सपोर्ट ऑफर्स, सर्विस सेक्टर के डिसीजन मेकिंग, ये सारे आपको करने पड़ते हैं. सो मेक और बाय में बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि मेक और बाय में हम सोच रहे हैं रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स या पैकिंग मटेरियल को हम मेक करें कि बाय करें. नॉर्मली तो हम लोग बाय करते हैं, बट क्या उसको मेक करने में फ़ायदा है? तो इसका एक और कंसेप्ट आता है इस तरह से सोचने पर कि जो भी हम अपना काम करते हैं उसमें नॉर्मली हम जिस चीज़ का काम करते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल हम ख़रीदते हैं. तो हम जिनसे ख़रीद रहे हैं वो हमें हमारा रॉ मटेरियल बेचकर कुछ पैसे कमा रहे हैं, कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं. तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें हम हमारे सप्लायर वाला काम खुद करने लगें और उनकी प्रॉफिट भी हमें मिल जाए? इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से आप अपना सप्लाई चेन एनालिसिस करिए और उसमें पता लगाइए कि कौन सा तरह का काम आप अपने से कर सकते हो और वो काम खुद करने लगे तो सप्लायर का प्रॉफिट आपका प्रॉफिट हो जाएगा. इसको हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी बुलाते हैं. सो क्या ये करना वायबल है? इसी का डिस्कशन हम लोग को इस चैप्टर में करना है. इसको मैं जनरली जब पढ़ाता हूँ तो चैप्टर के हिसाब से पढ़ाता हूँ, बट बहुत बार लोग डिसीजन मेकिंग नाम का एक चैप्टर बोलकर ही सब कुछ कराते हैं. सो सबसे पहले इसमें दोस्तों आता है एप्लीकेबिलिटी. एप्लीकेबिलिटी is basically for raw materials or components or packing materials which are required in normal course of operation. To evaluate make or buy, first of all सबसे important हो जाता है other factors, जिसको अपने non financial factors भी बोलते हैं, जैसे कि quantity टाइम पे सप्लायर से मिलेगा कि नहीं, क्वालिटी अच्छी मिलेगी कि नहीं, टाइम पे मिलेगा कि नहीं, यूनिकनेस, कोई प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल का यूनिकनेस है तो आप बाहर से ख़रीदना पसंद नहीं करोगे, या फिर यूनिकनेस इतना ज़्यादा है कि आप खुद नहीं बना पाओगे. हाई स्किल्स, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें स्किल्स ज़्यादा चाहिए. अगर स्किल्स ज़्यादा चाहिए तो शायद आपके पास वो ना हो, बाहर से ही लेना पड़े. जैसे कि हर कंप्यूटर कंपनी मदरबोर्ड नहीं बना पाता है क्योंकि उसके लिए स्किल्स बहुत चाहिए. तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो हम ख़रीद लेंगे. हर कंप्यूटर
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का ही लेता है। क्यों? क्योंकि विंडोज़ बनाने का स्किल्स हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट अगर है तो हम खुद से बनाना नहीं चाहेंगे। जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ कभी भी टायर अपने से नहीं बनाना चाहती, क्योंकि टायर बनाने में बहुत इन्वेस्टमेंट है जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं करना चाहती, तो टायर खरीद लेंगे। फिर फोकस, नेक्स्ट पॉइंट आता है फोकस। फोकस क्या है? आप सारा काम खुद करके कमाना चाहते हो कि अपने कोर चीज़ में फोकस करके अपने कोर चीज़ को बढ़ाना चाहते हो? क्यों सप्लायर का काम का भी हेडेक अपने ऊपर लेते हो? नेक्स्ट, पीयर कोऑपरेशन। पीयर कोऑपरेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है जिसमें हम ये बोलते हैं कि यार सप्लायर से गुड्स लेने पर हमें सप्लायर बेचने अपना फिनिश गुड्स बेचने में हेल्प करेगा। ऐसा होता है ना कि सप्लायर का कोई जान पहचान है, नेटवर्क है जिसके थ्रू हमारा फिनिश गुड्स बिक जाता है, तो हम इस सप्लायर से ये चीज़ लेते हैं तो हमारा फिनिश गुड्स वो बेचने में हेल्प करता है। इसलिए खुद से बनाने के वजह अगर हम सप्लायर से लेते रहें तो हमें हेल्प होगा। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी। अगर प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी सप्लायर से कम है तो खुद बनाओ। एम्प्लॉय मोरल, अगर खुद बना रहे थे आज तक, अचानक सोचोगे कि चलो सप्लायर से ख़रीद लेते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग आवरसेल्फ सप्लायर से ख़रीद लेते हैं, तो एम्प्लॉय मोरल डाउन हो जाएगा। उनको लगेगा कि हमारा को तो काम से निकाल देगा बॉस, तो वो फिर नया काम ठीक से करेगा नहीं करेगा, दूसरों को डिमोरलाइज करके चला जाएगा। फिर रिसोर्सेज, खुद से बनाने के लिए रिसोर्सेज है कि नहीं। फिर आप कितना जल्दी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो। आप खुद से सब कुछ बना के अगर करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम टू मार्केट अगर आपको कम करना है तो बेटर है कि परचेज़ कर लो। सो मैं एक बार सारा पॉइंट्स को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। इसमें से कुछ भी जो ध्यान आए एग्ज़ाम में लिख सकते हैं आप। पहला है QQT मतलब क्वांटिटी क्वालिटी टाइम। फिर है यूनिकनेस, जैसे मैगी अपना नूडल्स का मसाला कभी भी बनवाने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, कभी भी मतलब बाहर से बनवाने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, खुद ही बनाना चाहेगा क्योंकि वो यूनिक है। सो यूनिकनेस, हाई स्किल्स, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, फोकस, पीयर कोऑपरेशन, रिलायबिलिटी, एम्प्लॉय मोरल, रिसोर्सेज एंड टाइम टू मार्केट। नेक्स्ट, अगर ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स यदि आपको इफेक्ट नहीं करते तो फाइनेंशियली हम कैसे इवैल्यूएट करें कि हमें मेक करना चाहिए कि बाय करना चाहिए। तो फाइनेंशियल फैक्टर्स में आ रहा है, फाइनेंशियल फैक्टर्स हेल्प्स टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ मेक विथ कॉस्ट ऑफ बाय, यानी कि रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर को हम कंपेयर करते हैं बाइंग कॉस्ट से यूजिंग रेलिवेंट कॉस्टिंग अप्रोच। सो मेन फोकस of any company here should always be to manufacture the finished goods. Main focus of any company should always be on manufacturing its finished goods. उसके बाद अगर उसके पास समय बचता है तो उसमें मेक का सोचना चाहिए रॉ मटेरियल का, अदरवाइज़ रॉ मटेरियल को बाय ही करना चाहिए। अगर फिनिश गुड्स बनाने की कैपेसिटी नहीं है और मतलब वहाँ पे शॉर्टेज चल रहा है और रॉ मटेरियल बनाने को ज़बरदस्ती घुसा रहे हो बीच में, तो वैसा उचित नहीं होता डिसीजन। हमेशा बोलते हैं कि पहले फिनिश गुड्स को सारा कैपेसिटी दो, उसके बाद कैपेसिटी बच रहा है तो सोचो स्पेयर कैपेसिटी में मेक कर ले क्या। मेन फोकस से कभी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मेक कैसे निकालेंगे, उसका वर्किंग जो रेलिवेंट कॉस्टिंग में होता है वैसे ही करना है। कॉस्ट टू बी इनकर्ड एड बेनिफिट्स लॉस्ट। अगर मेक करने के कारण कोई वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है या अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है तो वो आपको रेलिवेंट कॉस्ट में लेना है। और मेक करने के कारण अगर कुछ भी हमारा नुकसान हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रहा है, यानी कि वो जगह कोई और काम में आ सकता था, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको ज़रूर से इनकॉर्पोरेट कर लेना है। इस रेलिवेंट कॉस्ट को कंपेयर करना है परचेज़ प्राइस से, जो लोअर है वो सजेशन प्रेफरेबल है, सब्जेक्ट टू नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे मल्टीपल मटेरियल्स हमें बनाने हैं। मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे हमें मल्टीपल मटेरियल्स या कंपोनेंट्स बनाने हैं। हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है बट उतना नहीं है कि हम सारा का सारा मल्टीपल कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट को घर पे बना पाएँ। तो उस समय हम लोग बोलते हैं कि मेक और बाय डिसीजन में की फैक्टर आ गया। अब की फैक्टर जब आ जाता है तो दो केस होता है सम करने का, एक सिंगल की फैक्टर वाला, एक मल्टी की फैक्टर वाला। देखिए दोस्तों, ये वाला जो मैं पढ़ाई बता रहा हूँ ये मुझे नहीं पता आप सब लोग जो ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं सबको पता है कि नहीं पता है, बट ये कंसेप्ट मेक और बाय में है। डायरेक्टली इसका डिस्कशन इंस्टीट्यूट मटेरियल में नहीं है, बट फिर भी ये कंसेप्ट सिलेबस में यानी मेक और बाय टॉपिक के कारण एग्जिस्ट करता है। मेक और बाय जब बोलते हैं इंस्टीट्यूट तो उसमें हर तरह का कैलकुलेशन आ जाना चाहिए।
सो हर तरह का कैलकुलेशन मुझे कैसे पता चला, क्योंकि पास सिलेबस में वो सब थे। तो मुझे लगता है कि ये सब आपको कम से कम कंसेप्चुअली पता होना चाहिए, भले ही आप इस पे बहुत ज़्यादा सम्स ना करो। तो मेक और बाय डिसीजन में दो केस आता है, एक सिंगल की फैक्टर वाला केस, एक मल्टी की फैक्टर वाला केस। हालांकि मल्टी की फैक्टर वाला सम अभी आपके इंस्टीट्यूट मटेरियल में दिया हुआ भी है, बट सिंगल की फैक्टर वाला केस आपको समझना है। सो टाइप 1 में सिंगल की फैक्टर पहले समझो, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले स्टेप्स फॉलो करो आप। रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मेक को कंपेयर करो बाय कॉस्ट से, उससे डिसीजन पता चलेगा कौन कौन से कंपोनेंट को बनाने, किसको किसको ख़रीदने। जिसको ख़रीदने हैं उसको साइड कर दो, जिसको बनाने हैं उसका आप सोचो कि कितना यूनिट्स बनाना है, उसके लिए कितना आवर्स लगेगा। फॉर एग्जांपल आवर्स अगर की फैक्टर है तो कितना आवर्स लगेगा, और फिर आप चेक करोगे कि उस आवर्स के साथ साथ आपको कितना आवर्स मिला है, कितना लगेगा, कितना मिला है। जब शॉर्टेज है, यानी मिला हुआ कम है, लगेगा ज़्यादा, तो शॉर्टेज है, मतलब वो आवर अभी की फैक्टर है। अगर की फैक्टर आइडेंटिफाई हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप सेविंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट ऑफ की फैक्टर निकालेंगे। यानी कि रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मेक को बाय कॉस्ट से कंपेयर करके मैन्युफैक्चरिंग में जो सेविंग्स आ रहा है पर यूनिट, वो निकाल कर आवर पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो सेविंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग पर आवर आएगा, यानी कि सेविंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट ऑफ की फैक्टर आएगा। उसके बेसिस पे रैंकिंग कर लोगे कि किस प्रोडक्ट को पहले, किस मतलब कंपोनेंट को पहले बनाना चाहिए, किसको बाद में। तो जिसका रैंक 1 आया उसी को सबसे पहले कम्प्लीटली बना लेना चाहिए, और जिसका रैंक 2 आया उसका भी पूरा बनाने का कोशिश करना चाहिए। नहीं बन रहा है तो जितना बचा हुआ रिसोर्स है उससे जो बनेगा बनेगा। जब आप ये वर्किंग कर रहे हो तो उसके लिए जो टेबल बनता है उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स। उसमें आप अपने की फैक्टर को एलोकेट कर देते हो। ये एलोकेशन हो जाने के बाद आपका जो रिक्वायरमेंट अभी भी फुलफ़िल नहीं हुआ, वो फुलफ़िल करने के लिए बचा हुआ आप परचेज़ कर सकते हो। जैसे कंपोनेंट ए का रैंक 1 था, तो रैंक 1 का अगर 1000 यूनिट का रिक्वायरमेंट था तो पहले पूरा 1000 यूनिट बना लीजिए। फिर रैंक 2 अगर कंपोनेंट सी का था तो सी का जितना आवर्स बचा हुआ था उससे जो बना, जो नहीं बना आप सी का ख़रीद लेंगे। ख़रीदना इज़ ऑलवेज़ एन ऑप्शन, बनाना इज़ एन एक्स्ट्रा एडवांटेज। सो रिमेंबर, जो मटेरियल हमारा पूरा नहीं बन पाया उसे हम ख़रीदना प्रेफर करेंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट केस में, जिसको हम टाइप 2 बोलेंगे। टाइप 2 में मेक और बाय डिसीजन विथ 2 और मोर की फैक्टर्स। की फैक्टर कितना भी हो, बट कितना कंपोनेंट को बनाना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। की फैक्टर 10 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंपोनेंट्स कितना बनाना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए फिर से आपको रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मेक और बाय को कंपेयर करके पता लगाना होगा कितना कंपोनेंट हमें मेक करना है। हमारे पास जो भी अप्रोच है जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे उसका नाम है कॉम्बिनेशन अप्रोच। तो कॉम्बिनेशन अप्रोच में हमें सिर्फ ये सोचना है कि पहले कितना कंपोनेंट हमें बनाना है, और कॉम्बिनेशन अप्रोच लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होना चाहिए, तीसरा भी नहीं, और एक है तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो बहुत सिंपल केस है, हम लोग उसके ऊपर भी बात नहीं कर रहे। तो 2 कॉम्बिनेशन बनता है अगर 2 प्रोडक्ट आपको बनाने के लिए बोला जाए, यानी कि 2 कंपोनेंट यदि आपको बनाने के लिए बोला जाए तो 2 कॉम्बिनेशन बनता है। कॉम्बिनेशन 1 कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट को रैंक 1 दे दो। अभी रैंकिंग करने का ज़रूरत नहीं है, कभी रैंकिंग करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रैंकिंग करने के लिए हमें चाहिए होता है सेविंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। अभी यहाँ पे तो भिन्न भिन्न की फैक्टर है, बहुत सारे की फैक्टर है, इसलिए किस की फैक्टर को पकड़ के रैंकिंग करें, इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। इसलिए हमने सोचा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉम्बिनेशन बोलता है कि पहले आप किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ लो, उसको रैंक 1 मान लो, उसका जितना बन सके पूरा बनाओ, जितना रिक्वायरमेंट है पूरा बनाओ, और फिर बचा हुआ रिसोर्स देखो, उसमें बचा हुआ में सेकेंड प्रोडक्ट बनाने का सोचो, उससे आप अपना टोटल कॉस्ट निकाल लो। फिर उसी तरह से एक और कॉम्बिनेशन बनाओ जिसमें आप अपना दूसरा प्रोडक्ट को पहले बनाओ और उसका पूरा बना लो। तो उसके बाद जो बचा रिसोर्स, उस रिसोर्स में आप पहले वाला प्रोडक्ट बनाने का सोचो।
सो ये अप्रोच अगर आप फॉलो करते हो तो इसे कॉम्बिनेशन अप्रोच कहते हैं। दोनों कॉम्बिनेशन का कॉस्ट निकाल के कंपेयर करो और देखो कौन सा कॉम्बिनेशन आपको बेस्ट सूट करता है। एंड ऑफ कोर्स इसमें भी आप ध्यान रखना कि जो चीज़ नहीं बन पाया, जितना यूनिट नहीं बन पाया, उस कॉम्बिनेशन में जो यूनिट नहीं बन पाया जिस भी प्रोडक्ट का, वो आप बाकी का ख़रीद के अपना कॉस्ट कंप्यूट कर सकते हैं। दोनों का कॉस्ट कंपेयर करोगे तो लो कॉस्ट जिसका आएगा वो कॉम्बिनेशन बेस्ट है। ये अप्रोच में एक ही कंडीशन है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप 2 प्रोडक्ट में इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम लोग एक और अप्रोच सीखते हैं क्लास में, जिसके सम्स आपके इंस्टीट्यूट मैट में तो नहीं है, बट फिर भी अप्रोच सीखते हैं। और वो क्या है, मेक और बाय डिसीजन विद अ कंडीशन दैट ओनली वन कंपोनेंट कैन बी बॉट फ्रॉम आउटसाइड। तो मैं उस पर ज़्यादा भी एक्सप्लेनेशन नहीं देके आपको सिर्फ हल्का सा स्टेप्स बता देता हूँ कि कभी ऐसा हो जाए कि हमें जो जो कंपोनेंट्स अभी बनाने हैं उसके लिए कैपेसिटी उतनी नहीं है, कैपेसिटी लिमिटेड है, की फैक्टर है, तो हमने रैंकिंग कर लिया, पता लगा लिया किसको बनाने में ज़्यादा फ़ायदा है, तो पता चल गया कि रैंकिंग क्या है हमारा। अब हर कंपोनेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा फुलफ़िल यहाँ पे हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला कि किसी एक कंपोनेंट को बाज़ार से ख़रीद लिया जाए पूरा का पूरा, और बाकी कंपोनेंट्स को पूरा का पूरा बना लिया जाए, ऐसा कोई अरेंजमेंट करो। तो इसको समझने के लिए आप एक सिनेरियो दिमाग में बैठा लीजिए पहले, कि मान लीजिए कंपनी है जो अपने 3 कंपोनेंट्स हैं ABC, उसका क्वांटिटी रिक्वायर्ड रहता है 1000 ईच, और वो उसका पूरा का पूरा बना रहा है, यानी मैन्युफैक्चर कर रहा है अभी एट प्रेजेंट, और उससे जो फिनिश गुड्स बनना चाहिए 1000 यूनिट का फॉर एग्जांपल, वो भी अभी बना पा रहा है और उसके लिए कैपेसिटी है। सो कंपनी बना रहा है, इसका मतलब ज़रूर बनाने में फ़ायदा था इसलिए बना रहा है। अब कंपनी के साथ क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गया प्रोडक्ट का, तो मटेरियल का रिक्वायरमेंट बढ़ गया। अब रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो उसके लिए और कैपेसिटी चाहिए, तो फिनिश गुड्स के लिए तो कैपेसिटी अरेंज हो गई, बट रॉ मटेरियल के लिए कैपेसिटी अरेंज नहीं हो रही। तो आइडियली क्या होना चाहिए, अगर कुछ कैपेसिटी कम पड़ रही है, नहीं बन पा रहे, तो ख़रीद लो। तो ख़रीदने के लिए अभी जो सिनेरियो बन रहा है उसमें 3 कंपोनेंट अगर हैं तो तीनों के ख़रीदने पड़ेंगे। तो अब तीनों के कुछ बना रहे कुछ ख़रीद रहे, उससे क्वालिटी इश्यूज़ हो सकती है। इसलिए कंपनी के मैनेजमेंट ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि किसी एक को पूरा ख़रीद लेते हैं, बाकी 2 को पूरा बना लेते हैं। तो ऐसा अगर मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूँगा, उसी के लिए टाइप 3 बना हुआ है। उसमें सबसे पहले हम लोग बोलते हैं रैंकिंग कर लो ऑन द बेसिस ऑफ सेविंग्स पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। सेकेंड, आप सिलेक्ट कर लो कौन सा कंपोनेंट को आपको ख़रीदना चाहिए, क्योंकि जिसका लीस्ट रैंक है उसी को आप ख़रीदेंगे। तो कौन सा कंपोनेंट को ख़रीदना चाहिए आप पहले वो तय कर लो। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये देखना होता है कि जिसको आप परचेज़ कर रहे हैं उसके जो कैपेसिटी रिलीज़ होगी, जो आप करंट में उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे बाकी जो 2 कंपोनेंट है उसका पूरा बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। जैसे ABC नाम का 3 कंपोनेंट है, C का रैंक 3rd था तो C को परचेज़ करना चाहिए। अब C से जो करंट में बन रहा था उससे कैपेसिटी रिलीज़ हुआ, तो AB का पूरा रिक्वायरमेंट C की कैपेसिटी से बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन ही यही है कि एक कंपोनेंट अपने ख़रीदेंगे, बाकी सब पूरा बनाएंगे। अगर रैंक 3 से ये कंडीशन फुलफ़िल हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो फिर रैंक 2 से ट्राई करके देखना पड़ेगा कि रैंक 2 को सेक्रीफाइस करते हैं और उसकी कैपेसिटी से बाकी 2 के पूरे बनते कि नहीं हुआ तो फिर रैंक 1 से ट्राई करना पड़ेगा। पहले में ही हो जाता है इन जनरल ऐसे सम्स में। सो ऐसा सम अभी इंस्टीट्यूट मटेरियल में न्यू सिलेबस में तो नहीं है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार और सुन के देख सकते हैं कि कल को ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें ये लिखा हुआ है कि कंपनी चाहता है अपने कंडीशंस के लिए, कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए, कि वो सारे कंपोनेंट्स को नहीं ख़रीदना चाहता, सिर्फ एक को ख़रीदना चाहता है, तो उस सिचुएशन को हम डील कैसे करें। हालांकि लास्ट मिनट ऑफ एग्ज़ाम में मुझे ये नहीं डिस्कस करना चाहिए जो आपको नहीं आता हो, बट मैंने सोचा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सम को किए हुए होंगे, अब आ गया तो मुझे नहीं पता, बट सिंस पढ़ा हुआ है तो कंसेप्ट जानने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इसको छोड़ें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मेक और बाय डिसीजन में इंडिफरेंस कैलकुलेशन पूछ लेते हैं, जिसमें हम आपको ऑप्शन देते हैं कि एक प्रोडक्ट को मेक करना चाहिए कि एक प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए, किस वॉल्यूम पर क्या ऑप्शन सूटेबल होगा।
तो मेक करने का फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको मिलेगा, बाय करने का सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट यानी कि परचेज़ कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस वॉल्यूम पे मेक करना या बाय करना जस्टिफाइड है, तो उसके लिए आप इंडिफरेंस पॉइंट निकालोगे विच इज़ चेंज इन फिक्स कॉस्ट बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपका कमेंट लिखने का बात आएगा तो आप ऐसे लिखोगे कि वॉल्यूम अगर हमारा इंडिफरेंस पॉइंट से कम है तो लो फिक्स कॉस्ट ऑप्शन यानी कि बाय ऑप्शन में जाएंगे, और वॉल्यूम इंडिफरेंस पॉइंट से ज़्यादा है तो फिर मेक ऑप्शन में जाएंगे जिसमें हमारा फिक्स कॉस्ट हाई होता है। सो ये कॉन्सेप्ट हम लोग इंडिफरेंस पॉइंट का जब वापस एक बार डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस पॉइंट सीवीपी एनालिसिस में तो फिर से एक बार जान लेंगे। फ़िलहाल आप ये जान लीजिए कि इंडिफरेंस पॉइंट आपका ये बताता है कि एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट इनकर करना कितने यूनिट्स पर जस्टिफाई होता है। सो अगर एक स्पेसिफिक फ़िक्स कॉस्ट हमारा 50,000 रुपया लग रहा है किसी प्रोडक्ट को मेक करने के कारण, और उसके कारण वेरिएबल कॉस्ट हमारा 20 रुपया ही आ रहा है, और यदि बाय किया जाए तो वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपया हो जाएगा, तो इंडिफरेंस पॉइंट होगा कि 50,000 रुपया मेक का एक्स्ट्रा कॉस्ट को जस्टिफाई करने के लिए 10 रुपया सेविंग्स भी आ रहा है। तो 50,000 बाई 10 रुपया यानी कि चेंज इन फिक्स कॉस्ट बाई चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करके 5,000 यूनिट हमारा इंडिफरेंस पॉइंट आ रहा है। वो 5,000 यूनिट्स आपका जो इंडिफरेंस पॉइंट है उसे आप यूज़ करेंगे टू कमेंट वेदर मेक इज़ प्रेफरेबल आफ्टर 5,000 और बिलो 5,000। सो बिलो 5,000 पे बाय प्रेफर्ड होगा जहाँ पे लो फिक्स कॉस्ट है, और ग्रेटर देन 5,000 पर मेक प्रेफर्ड होगा। ऐसे एक और पॉइंट आता है इसमें बिटवीन 3 ऑप्शंस। अगर आपके सामने 3 ऑप्शन रख दिया जाए कि परचेज़ ऑप्शन है, मेक बाय प्रोसेस ए है, मेक बाय प्रोसेस बी है, ऐसा अगर आपके सामने 3 ऑप्शन रख दिया जाए परचेज़ ऑप्शन, मेक बाय प्रोसेस ए, मेक बाय प्रोसेस बी, तो आप कैसे चूज़ करेंगे? तो इस समय इंडिफरेंस पॉइंट 3 बार निकाली जाएगी, एक बार बिटवीन 1 एंड 2, दूसरी बार बिटवीन 2 एंड 3 एंड तीसरी बार बिटवीन ऑप्शन 3 एंड 1, और फिर उसको हम लोग एक असेंडिंग ऑर्डर में एक स्ट्रेट लाइन में लिख देते हैं, इंडिफरेंस 1, इंडिफरेंस 2, इंडिफरेंस 3 को एक असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर सबसे लीस्ट वाला जो इंडिफरेंस पॉइंट का वैल्यू आया उससे पहले वाले रेंज पर हम लोग लीस्ट फिक्स कॉस्ट ऑप्शन को रेकमेंड करते हैं, यानी कि वो परचेज़ ऑप्शन होता है जिसमें फ़िक्स कॉस्ट नहीं होता, और सबसे हाईएस्ट वाला इंडिफरेंस पॉइंट के बाद वाला रेंज पर हम लोग हाईएस्ट फिक्स कॉस्ट ऑप्शन वाले मेथड को रेकमेंड करते हैं, और सेकंड वाला इंडिफरेंस पॉइंट इग्नोर किया जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता कैलकुलेशन में। और फर्स्ट और थर्ड के बीच में, फर्स्ट इंडिफरेंस पॉइंट और थर्ड इंडिफरेंस पॉइंट के बीच में जो रेंज ऑफ वॉल्यूम आ रहा है उस पर हम लोग मिडल फिक्स कॉस्ट ऑप्शन को रेकमेंड करते हैं। यानी कि सोचिए आपका इंडिफरेंस पॉइंट आया 3 ऑप्शन का 1000, 1250 और 1500, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बोलूँ तो 1000 से पहले उन ऑप्शन को सिलेक्ट करना जिसमें फ़िक्स कॉस्ट एकदम कम है, 1250 को इग्नोर करना, 1500 के बाद उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना जिसका फ़िक्स कॉस्ट सबसे हाईएस्ट है, और 1000 से 1500 के बीच में उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना जिसका फ़िक्स कॉस्ट मिडल में है। इस तरह से आप कमेंट बनाकर आंसर में लिख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में जो केस स्टडी आ सकता है उसमें मेक और बाय, मेक की फैक्टर को कभी भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो इसलिए उसके जो भी क्वेश्चंस है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, और एक बार जो मैं स्टेप्स बताया उसको वापस से सुन लीजिएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ की फैक्टर। की फैक्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टडी व्हाट इज़ अ की फैक्टर। इट मीन्स इट द रिसोर्सेज हुज रिक्वायरमेंट इज़ more than its availability. Alright, what are the ways to deal with key factor? There is a traditional approach to deal with the key factor, which means that you have to make best use of what is available, which we call as optimization. Do not waste if anything is available. Then there is modern approach which says that you should increase the availability. There are different situations to deal with key factor. Broadly there are 3 situations. First situation is if number of product is 1 and there are multiple key factors, then we apply theory of bottleneck, which means that you should try to find out how many units you can produce from each of the available key factor and then select the least of all possible units. Secondly, we have multiple products and single key factor. In that case, we utilize the available resource for best products first. And how to determine best product? There are 2 steps. Step 1, find out contribution
per unit of key factor and do the ranking. Then we have step 2, allocation based on rank. Step 2 will be allocation based on rank. So produce maximum for first rank units and remaining resource to be given to second rank, and so on. Then there is third type, which is saying that there has to be multiple number of products and multiple number of key factors, and for this there are different ways to solve. One is you can use combination, another you can use linear programming, third you can use simultaneous equation, fourth you can also use throughput accounting. So throughput accounting is done in throughput accounting chapter, linear programming is done in linear programming chapter. Simultaneous equations are just creating two equations and solving it. So I'm not right now discussing that. First let me talk about combination. So in combination what happens is we have two products. You cannot use combination for the case of 3 products. You can only use it when you have 2 products. So you have 2 products and there can be multiple key factors. There is no restriction in number of key factors. You can have multiple key factors, means more than 2 also. Then what you do in combination is first prepare combination 1 by selecting any product as first product or rank 1 product and produce its maximum. Whatever balance resource is available in hand after producing maximum of first product, that can be utilized for manufacturing second product. So based on this you can find out how many units of second product will be produced using theory of bottleneck again, because there will be multiple resource available and only second product will be produced from the remaining resource after making the first product. So you'll get the quantity of both the products, and those two quantities will be used to calculate the total cost or total contribution of that combination. Similarly, prepare combination 2 by reversing the previous product as the first product. Means the product that was being produced as second product in previous combination, you make it as first product now and produce its maximum first, and from the remaining resource produce the other product, and then check how much is the total contribution from that option. Sometimes instead of contribution we are only able to find total cost. Then select the combination with most profitability or least cost. So in solving your key factor problems, there are some special notes that we usually refer to, and those special notes are basis of ranking. Like depends on key factor. Key factor governs the system output, so you have to decide the product according to their contribution from 1 unit of key factor that they will use. So if key factor is material, basis of ranking will be contribution per kg. If key factor is material cost in rupees, then basis of ranking will be contribution per rupee of material cost. If key factor is labor hour, then basis of ranking will be contribution per labor hour. If key factor is labor cost, then basis of ranking will be contribution per rupee of labor cost. If key factor is machine hour, then basis of ranking will be contribution per machine hour. If basis of ranking is sales units, if key factor is sales units, then basis of ranking will be contribution per unit sold. If key factor is sales in rupees, then basis of ranking will be contribution per rupee of sales or PV ratio. If key factor is land in acres, then basis of ranking will be contribution per acre. If there is a tie between contribution per unit of key factor of 2 products, then you can select any product first. Sometimes it may happen that because of your limited resource, the last product that you want to manufacture can only be manufactured in some fraction. In that case, you can consider your units in fraction, because we can assume that the units are produced in WIP, or you may round it off by writing a suitable note. Sometimes the question will also talk about specific fixed cost of any product. So if that is given, then before ranking you should find out net contribution per unit, which will be contribution per unit minus specific fixed cost per unit. Contribution per unit minus specific fixed cost per unit. Specific fixed cost per unit will be how? By dividing the specific fixed cost by maximum number of units, you will get specific fixed cost per unit. So based on that, you will actually find out net contribution per unit and then use it
to find net contribution per unit of key factor and then do the ranking. At the end, when optimum mix is being prepared, remember, while finding contribution, don't use that net contribution per unit. You find total contribution of company using the gross contribution only, because specific fixed cost फिर per unit के बेस में अपोर्शन होके चला जाएगा. बिकॉज सोचिए एक प्रोडक्ट है जिसमें लास्ट में सिर्फ 200 यूनिट्स बच रहा है, बट स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आप जब उसका निकाले थे तो वो 1000 यूनिट समझ के निकाले थे. तो अगर आपने स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट पर यूनिट्स के बेस पे फाइनल कंट्रीब्यूशन निकाला तो वो 200 यूनिट्स का अपोर्शनड हो जाएगा, विच विल बी रॉन्ग. सो स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट हम सिर्फ रैंकिंग के लिए करेंगे. विल डू दैट पर यूनिट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रैंकिंग, बट फॉर फाइंडिंग टोटल कंट्रीब्यूशन irrespective of any unit, you should charge the full specific fixed cost. For justification you can check that say वो 200 यूनिट से क्या कमा रहे हो और उसका स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट बहुत बड़ा लग रहा है, तो आप वो स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट के कारण वो 200 यूनिट को रिजेक्ट कर सकते हो. लास्ट में लास्ट प्रोडक्ट का अगर सिर्फ 200 यूनिट ही बन रहा है बट मैक्सिमम यू कैन प्रोड्यूस अप टू 1000 यूनिट्स, सो स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तो 1000 से डिवाइड करके निकाला होगा. तो फाइनल कंट्रीब्यूशन निकालते वक्त स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को इग्नोर करके टोटल स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट को लेना है और फिर वो चेक करना है कि 200 यूनिट ही जो उस प्रोडक्ट का बन रहा है उससे वो स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर हो रहा है तो ही वो स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट फॉर लास्ट प्रोडक्ट जस्टिफाइड होगा. सो ये एक एक्स्ट्रा वर्किंग हम लोग कभी कभी सम्स में करते हैं. नेक्स्ट इंक्रीमेंटल रैंकिंग का भी केस आता है इसमें. इंक्रीमेंटल रैंकिंग इज़ when the demand of product varies with the price, we calculate the contribution per unit of key factor for each value of demand and price in an incremental manner and then rank and allocate. इसके steps होते हैं. पहला incremental contribution, second incremental hours, third incremental contribution per incremental hour, fourth is rank the demand levels, and fifth is allocate the available resource in order of ranks. So there may be a case that product A, product B is given, their different units and different selling prices are given. So what you have to do is you will have to arrange all the products properly. Like product A का 1000, 2000, 3000 यूनिट्स दिया हुआ है और प्रोडक्ट B का 500, 1000 और 1500 यूनिट्स दिया हुआ है. तो राइट इन वन सिंगल कॉलम और एवरीथिंग, एंड देन सेलिंग प्राइस मालूम होगा हर एक का, वेरिएबल कॉस्ट मालूम होगा हर एक का. सो आप हर एक का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लीजिए, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, फिर इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन निकालिए विच इज़ प्रीवियस और नेक्स्ट का डिफरेंस. सो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन निकालिए, फिर इंक्रीमेंटल आवर्स निकालिए, फिर इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन पर इंक्रीमेंटल आवर निकालिए और उससे रैंकिंग करिए. देन रैंकिंग करने के बाद उस रैंक को यूज़ करके एलोकेशन करिए. अगर किसी क्वेश्चन में मिनिमम कमिटमेंट फॉर अ प्रोडक्ट बताया है तो जैसा कि मैं क्लास में बताता हूँ, प्राण जाए पर वचन न जाए, मीन्स उस प्रोडक्ट को इवन बिफोर फर्स्ट रैंक प्रोड्यूस करेंगे. कभी किसी क्वेश्चन में शैडो प्राइस और मार्जिनल वैल्यू और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्स दिया हुआ है तो उस समय आपको एक प्रोडक्ट को तभी बनाना चाहिए जब उसका कंट्रीब्यूशन उसका शैडो प्राइस को रिकवर कर सकता है. तो पहले क्रॉस चेक कर लेंगे कि इस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है और उस प्रोडक्ट का जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है उसका शैडो प्राइस क्या है. नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट मटेरियल में लीनियर प्रोग्रामिंग बोलकर एज सच कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है, बट उसके सम्स आपको की फैक्टर में ही घुसा के दिए हुए हैं. तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी इसी के साथ ही आपको लीनियर प्रोग्रामिंग भी फटाक से समझा दूँ. सो लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि ये एक की फैक्टर के ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सॉल्यूशन टेक्निक है, जिसमें हम लोग सिनेरियो लेते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड मल्टीपल की फैक्टर, जिसके लिए कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जा सकता है, बट लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा और एक्यूरेट रिजल्ट देता है. लीनियर प्रोग्रामिंग कब यूज़ करेंगे? मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स होगा तब. मल्टीपल प्रोडक्ट्स मतलब कितना? एक से ज़्यादा मतलब 10 होने से भी होने में होगा, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 2 प्रोडक्ट वाला केस ही रखा हुआ है. लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स में एक और कंडीशन होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, विच हैज़ टू बी ईदर ऑफ द टू, विच इज़ मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन. When it is maximization, it will be about maximization of profit. When it will be minimization, it will be about minimization of cost.
लीनियर प्रोग्रामिंग एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल स्टडी है विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स हैविंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल वेरिएबल्स whose value will change subject to certain constraints, and there must be an objective like maximization or minimization. There's a flow of solving linear programming problems. Flow is, first there has to be an original problem that meets our condition, then you will formulate the problem in terms of inequations, and then you will solve using graph, and lastly you will interpret the final solution obtained from graph in the light of original problem. So next comes formulation steps. For formulation, I suggest first tabulate the given data, identify the decision variables. The variables are those which will help you to achieve the final objective. Write objective function using z, that will be z equal to, अगर वो मैक्सिमाइज हो तो भी इक्वल टू, मिनिमाइज हो तो भी इक्वल टू, मैक्सिमाइज होगा तो लिखेंगे मैक्सिमाइज z इक्वल टू, मिनिमाइज होगा तो मिनिमाइज z इक्वल टू. देन राइट कॉन्स्टेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय इन इक्वेशंस और इक्वेशंस. Sometimes constants can be represented by equations if question has specified specifically. Otherwise, it has to be represented by inequations. Inequations will be greater than equal to or less than equal to. So you have to read the condition in the question and then accordingly place the inequation sign. Do not forget to mention also the non-negativity assumption. How to solve using graphical method? Graphical method can accommodate only two variable problems, but there can be innumerable number of constants. Steps are, first convert inequation into equation. Inequation means your constant inequation into equation. Second, take 2 points for each equation. Third, plot the points on the graph and draw the equation line. Fourth, identify the feasible area of each inequation using the test point or by checking its sign. Means अगर साइन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो शेड इज़ अवे फ्रॉम द ओरिजिन, एंड अगर साइन लेस देन होता है तो शेड इज़ टूवर्ड्स द ओरिजिन. एंड देन सारे इक्वेशन को प्लॉट करने के बाद हर इक्वेशन का फिजिबल एरिया पता किया जाता है, जिसको हम लोग इन इक्वेशन का फिजिबल एरिया बोलते हैं. फिर जहाँ पे सबका कॉमन एरिया आता है वो एरिया को शेड करना है. नेक्स्ट, कॉमन एरिया का बाउंड्री पॉइंट्स को लेकर डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाता है, जिससे आपको z का वैल्यू निकाल के देखना है. अगर मैक्सिमाइज z है तो मैक्सिमम वाला पॉइंट उठा लेना है और मिनिमाइज z है तो मिनिमम वाला पॉइंट उठा लेना है. समटाइम्स जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कॉमन फिजिबल एरिया का बाउंड्रीज डिफाइन नहीं हो रहा है, वो अनबाउंडेड एरिया है, ऊपर के तरफ जा रहा है. अगर आप एक ग्राफ बना लिए हैं, माइंड में बना लीजिए ग्राफ, 4 क्वाड्रेंट बना लीजिए. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन एरिया मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट साइड, टॉप राइट कॉर्नर. अगर उस तरफ जा रहा है तो ऐसे प्रॉब्लम्स में अगर मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, वी से दैट इट कांट बी सॉल्व. बट अगर मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है तो लोअर बाउंड्री पॉइंट्स लेकर सम सॉल्व किया जा सकता है. इसमें एक ही एक्सेप्शन ध्यान रखना है कि टेस्ट पॉइंट लेकर भी आपको कभी कभी फिजिबल एरिया पता करना पड़ता है, और वो टेस्ट पॉइंट हम लोग तब लेते हैं जब हमारा लाइन ओरिजिन से पास कर रहा हो. तो उस समय साइन देखकर पता नहीं चलता कि फिजिबल एरिया कहाँ पर है. इसलिए लाइन के इधर या उधर से कहीं से भी एक टेस्ट पॉइंट लेकर अगर आप इन इक्वेशन में पुट करोगे, अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो शेड इज़ टूवर्ड्स द टेस्ट पॉइंट, अदरवाइज शेड इज़ अवे फ्रॉम द टेस्ट पॉइंट. और मैनी टाइम्स कॉमन बाउंड्री पॉइंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली ग्राफ से ऑब्जर्व होकर नहीं आ रहे होते हैं, इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दो इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना भी पड़ सकता है. और लास्टली एक और बात याद रखिएगा कि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कॉमन फिजिबल एरिया में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब सारे कॉन्स्ट्रेंट के इन इक्वेशंस के कंडीशन को मीट करेंगे. बट मेनी टाइम्स ऐसा हो जाता है कि प्रॉब्लम इस तरह का सेट किया हुआ है कि कोई एक पॉइंट कॉन्स्टेंट्स का सारा कॉन्स्टेंट्स का कंडीशन को मीट नहीं कर रहा है. इसलिए सजेस्टेड रहता है कि जो भी कॉमन बाउंड्री पॉइंट्स आए उसको कैलकुलेटर में उस पॉइंट को लेकर सारे कॉन्स्टेंट में बैठाकर भी देख लो कि सब मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारे इंस्टीट्यूट मैट में सम है इसका उसमें मीट नहीं हो रहा है. इस बात का ध्यान रखते हुए लीनियर प्रोग्रामिंग की पढ़ाई जो भी थी मैं एक बार क्लोज़ कर रहा हूँ. इसमें आपको बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देना है, सिर्फ आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करना आना चाहिए और एक बेसिक सम का फॉर्मूलेशन आना चाहिए. फॉर्मूलेशन वगैरह जो भी आप डीप में जाके करो वो सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेसिक लेवल पे फॉर्मूलेशन और ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना आना चाहिए, जिसका स्टेप्स मैंने आपको सिखा दिया है. सो ये हो गई की फैक्टर की और लीनियर प्रोग्रामिंग की पढ़ाई. ओके,
नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सब कॉन्ट्रैक्टिंग और आउटसोर्सिंग। बहुत बार स्टूडेंट्स को डिफरेंस समझ में नहीं आता सब कॉन्ट्रैक्टिंग और मेक और बाय डिसीजंस का। सो मेक और बाय डिसीजंस रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स के लिए यूज़ करते हैं और सब कॉन्ट्रैक्टिंग आप फिनिश गुड्स के लिए यूज़ करते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग फुल सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है जिसमें आप बाहर से ख़रीदेंगे और बेचेंगे, और या फिर पार्शियल सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है जिसमें आप जॉब वर्क कराएंगे या फिर कोई सेमी प्रोडक्ट बाहर से बनवा के लाकर अपने यहाँ पर बाकी का बनाएंगे। कोई भी डिसीजन मेकिंग में क्वालिटेटिव फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स आर टू बी फर्स्ट अंडरस्टूड एंड दिस आर ऑल सेम एज योर मेक और बाय डिसीजंस, यानी कि क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम, सीक्रेसी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, स्किल्स, peer cooperation, know-how, focus, reliability of your supplier, resources. If you don't have, then you'll have to buy. Employee morale. If you are making it currently and now suddenly you shift to buy, then employee morale, loss of control will be there. You have to also see when you're making it, you must have regularity of demand. Otherwise, there is no point of making it. सो आउटसोर्सिंग बोलते हैं हम लोग सब कॉन्ट्रैक्टिंग को दूसरे टर्म्स में। आउटसोर्सिंग का डेफिनेशन कभी लिखने आ जाए तो कैसे लिखेंगे? अब बिजनेस प्रैक्टिस टू रिड्यूस कॉस्ट और इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय शिफ्टिंग जॉब्स और प्रोसेसेस टू अनदर पार्टी और परचेज फ्यू ऑफ प्रोडक्ट्स और पार्ट्स फ्रॉम आउटसाइड फॉर अ स्पैन ऑफ टाइम. It is an integral part of downsizing or re-engineering. Sometimes if some companies wants to do re-engineering, they may stop producing things by themselves and go for outsourcing. Very famous example for this is Bata. Bata, when it started seeing its downfall long ago, it actually did its re-engineering by switching to outsourcing. Advantages of outsourcing are it will save your cost, it will free up your resources, it will give you more flexibility, as in you can meet anytime more demand and low demand. In case of low demand, your cost will become lower, and in case of high demand, the supplier will be able to supply more and you will be able to meet the demand. अगर घर पे बनाते हैं ना तो फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है, जितनी कैपेसिटी हमारी होती है हम बस उतना ही प्रोड्यूस कर पाते हैं. देन वी हैव डिसएडवांटेजेस. Disadvantages are risk of losing sensitive data, control of operations is lost, quality issues can be there, time of delivery may be not be punctual, right quantity may not be delivered, then retrenchment of workforce might have to be done if you are currently manufacturing, so that may create some unrest in labor groups, that may create strikes also. So ये एडवांटेज डिसएडवांटेज चला के एग्ज़ाम में थ्योरी की तरह पूछ लेता है. सब कॉन्ट्रैक्टिंग का सम्स कैसे करते हैं? पहला चीज़ याद रखना कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग फिनिश गुड्स के लिए है. ये वन टाइम डिसीजन ही होता है, हर रोज़ नहीं सोचते कि मेक करेंगे कि सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ये मेक और बाय के तरह ही सॉल्व होता है, जिसमें सबसे पहले आप रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर को परचेज़ कॉस्ट से कंपेयर करते हो अपने फिनिश गुड्स का एंड डिसाइड करते हो मेक करें कि बाय करें. फिर जो बाय होना होता है वो रिजेक्ट हो जाएगा. जो मेक होना होगा वो मेक करने के लिए हो सकता है आपके पास जितना कैपेसिटी आपको चाहिए उतना नहीं है. अगर कैपेसिटी जितना मेक करने के लिए चाहिए उतना नहीं है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले सेविंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट ऑफ कंपोनेंट्स टू बी प्रोड्यूस, यानी फिनिश गुड्स टू बी प्रोड्यूस निकालेंगे. पर यूनिट ऑफ कंपोनेंट यानी कि फिनिश गुड्स, कंपोनेंट अभी यहाँ पे फिनिश गुड्स की तरह ट्रीट किया जाए, वो निकालेंगे. फिर सेविंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग पर आवर निकालेंगे. फिर रैंक करेंगे. फिर रैंक के हिसाब से जितना भी लिमिटेड रिसोर्स हमारे पास है उसको आप प्रोडक्शन में लगा देंगे. लास्टली परचेज़ कर लेंगे दैट कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड, जो जिससे मार्केट डिमांड फुलफ़िल हो. ये चीज़ मेक और बाय में भी करते थे और सब कॉन्ट्रैक्टिंग में भी करेंगे. बट सब कॉन्ट्रैक्टिंग में परचेज़ करते वक्त एक बात का ध्यान रखेंगे कि परचेज़ प्राइस हैज़ टू बी लेस देन द सेलिंग प्राइस, अदरवाइज़ आपको लॉस हो जाएगा. कोई भी लॉस मेकिंग काम नहीं करेंगे. नॉर्मली की फैक्टर वर्सेस सब कॉन्ट्रैक्टिंग में, की फैक्टर में हम लोग पहले प्रोडक्शन को प्रायोरिटी दे देते हैं कि जो भी लिमिटेड रिसोर्स है उससे कुछ ना कुछ बनाना ही है, तो फर्स्ट फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन पर आवर और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, डू द रैंकिंग एंड डू द एलोकेशन. सो एलोकेट द लिमिटेड रिसोर्स एंड you must produce the best product which is
पॉसिबल टू प्रोड्यूस। बट सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोल रहा है हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसको बनाना चाहिए ही नहीं, जो बाज़ार से सस्ता में मिल जाता है, तो हो सकता है वो आपको बनाना ना पड़े, तो आपका कैपेसिटी कॉन्स्टेंट कम हो जाए। इसलिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोल रहा है पहले चेक तो कर लो कि उसको मेक करना चाहिए, बाय करना चाहिए, और फिर जो मेक में सस्ता पड़े उसको ही आप बनाओ, आप सबको मत बनाने का सोचो। सब कॉन्ट्रैक्टिंग मोरओवर फोकस करता है कि आप सारे प्रोडक्ट्स का सारा डिमांड फुलफ़िल कर पाएँ बाय आउटसोर्सिंग। बट की फैक्टर बोलता है जितना कैपेसिटी अपने पास है उतना हम बनाएंगे, बाकी नहीं बन पाया तो छोड़ देंगे। दिस इज़ की फैक्टर्स अप्रोच। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का जब हम सम्स करते हैं तो नॉर्मली जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ आपको वो सारे सम्स हो सकता है इंस्टीट्यूट मटेरियल में ना मिले, बट मैं जब क्लास में कराता हूँ कंसेप्ट समझाने के लिए तो एक सम कराता हूँ सब कॉन्ट्रैक्टिंग विथ वेरिंग फिक्स कॉस्ट लेवल्स, जिसमें पूरा ऑप्टिमम मिक्स बन जाता है। उसके बाद कंपेयर करके देखते हैं कि फ़िक्स कॉस्ट हमारा क्या आएगा एज़ पर द प्रोडक्शन मिक्स दैट वी हैव प्रिपेयर्ड। एंड अगर फिक्स कॉस्ट बिकॉज ऑफ आवर प्रोडक्शन मिक्स नेक्स्ट लेवल पे जाके लग रहा है, जैसे अप टू 20,000 फिक्स कॉस्ट था से 1 लाख, ग्रेटर देन 20,000 यूनिट्स होते ही फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 1,40,000। सो 40,000 एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट आ रहा है। हमारा प्रोडक्शन यूनिट्स ऑप्टिमम मिक्स टेबल बता रहा है 22,500। सो हम ऐसे सोचते हैं कि क्या 2,500 यूनिट्स का प्रोडक्शन कम करने से 40,000 बच जाए तो फ़ायदा होगा क्या? फिक्स कॉस्ट का 40,000 कम हो जाए, 2,500 यूनिट्स का प्रोडक्शन कम कर दें और वो आउटसोर्स कर ले तो। सो ये एक एक्स्ट्रा इवैल्यूएशन हम लोग सम्स में करते हैं जो आप लोग को क्लास के सम्स में कराया हुआ है। दूसरा तरह का सम होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे एक सब कॉन्ट्रैक्टर है राम जो आपको 2,000 यूनिट वर्क डिपार्टमेंट ए का करके देगा। दूसरा सब कॉन्ट्रैक्टर रहीम जो आपको 3,000 यूनिट वर्क डिपार्टमेंट बी का करके देगा। और आपका प्रोडक्ट एक ही बनता है, देयर इज़ ओनली वन प्रोडक्ट विच पासिस थ्रू बोथ द डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। देन हाउ विल यू actually utilize the services of Ram and Rahim? So first you will check whether it is beneficial to make or buy. Say make is only beneficial for your product, whether you make in department A or make in department B, make is only beneficial. So अगर make ही beneficial है तो आपको क्या करना है, अब ये सोचना है कि आपका डिपार्टमेंट ए में कितना बन सकता है। पता चला आपका डिपार्टमेंट ए में 5,000 बन सकता है और आपके यहाँ से डिपार्टमेंट बी में कितना बन सकता है, पता चला 6,250 बन सकता है। ऐसे मैं फिगर्स बोल रहा हूँ, आप समझो उसको। आपका पॉसिबल डिमांड जो मार्केट का मीट करना है वो है 7,000 यूनिट्स। तो अगर 7,000 मीट करना है तो डिपार्टमेंट ए से बन रहा है 5,000 तो 2,000 बाय करो, और डिपार्टमेंट बी से बन रहा है 6,250 तो 750 बाय करो। सो कितना बाय करना है वो आपको मैंने समझाया। नॉर्मली अगर ये सिंगल प्रोडक्ट और मल्टीपल डिपार्टमेंट की फैक्टर का केस होता और फर्स्ट डिपार्टमेंट से 5,000 बन रहा है, सेकंड डिपार्टमेंट से 6,250 बन रहा है, तो दोनों में जो लोअर है वही आप बनाते। नॉर्मल सिनेरियो में वही वन प्रोडक्ट मल्टीपल की फैक्टर को याद करो, तो दोनों में जो लोअर है आप तो इन जनरल वो बनाते ना। बट सब कॉन्ट्रैक्टिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग के केस में जब मुझे पता है कि डिपार्टमेंट ए का मैं किसी और से ले सकता हूँ, डिपार्टमेंट बी का किसी और से ले सकता हूँ, तो उस समय ए से 5,000 बन पा रहा है तो मैं मार्केट डिमांड 7,000 मीट करना है तो ए का बाज़ार से 2,000 ले आऊँगा, और बी का मेरे घर में जब 6,250 बन पा रहा है तो 6,250 बना के बाज़ार से बैलेंस 750 लाऊंगा। सो दैट वे हमारा एक ऑप्टिमम मिक्स बनता है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग से एक फेमस क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में आता है केस स्टडीज़ में, वो टॉय और बॉटल वाला क्वेश्चन, आप उसको एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। उसमें इंडिफरेंस पॉइंट का भी यूज़ होता है। इंडिफरेंस पॉइंट इज़ चेंज इन फिक्स कॉस्ट बाई चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। दिस इज़ ऑल इन सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ऑल राइट, नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग में छोटे छोटे और भी कई सारे डिसीजन मेकिंग के टाइप्स हो सकते हैं। सो आई वांट यू टू जस्ट लिसन थ्रू अदर्स। जैसे एक्सपोर्ट ऑफर्स के सम्स हो सकते हैं, विच इज़ ऑल सॉल्व्ड यूजिंग रेलिवेंट कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट, बट देर इज़ अ स्मॉल थिंग टू अंडरस्टैंड इन एक्सपोर्ट, दैट एक्सपोर्ट
offers when we do, they are supposed to be done by the company whose main business is in domestic market, and they are trying to just accept the export offer for one time. So when you are evaluating the offer, try to consider relevant costing concept to calculate its minimum price, which is cost to be incurred plus benefit lost. But there is one simple approach also which I suggest usually for export offer questions, which is you try to take incremental cost or change in total cost by comparing total cost with export offer and total cost without export offer. If you will compare these two costs, you will get the incremental cost and then compare with export revenue to find out the net benefit from the export offer. Okay, बट दिस इज़ ऑल फाइनेंशियल. नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं एक्सपोर्ट ऑफर के, वो सब आपको ध्यान रखना है. और वो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. लाइक द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स कैन बी गवर्नमेंट पॉलिसीज़, okay, reliability on your customers. Customer reliability is also very important. Then repatriation rules, आप वहाँ पे जो रुपया कमाओगे गवर्नमेंट वहाँ का यहाँ से लाने देगा कि नहीं. देन डबल टैक्स ट्रीटी, उस कंट्री में टैक्स क्या है, हमारे कंट्री में टैक्स क्या है, क्योंकि एक्सपोर्ट में आप ऐसे ही कमाते नहीं हो, प्लस वहाँ पे टैक्स भी लग जाएगा. तो ऑलराइट. देन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कौन बियर करेगा. So these are some other factors that you need to keep in mind while evaluating export offer. Then there are decisions like sell or further process decision. ये इसका सम्स इंटरमीडिएट में होता था हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग में. आप याद करो, शुड वी फर्दर प्रोसेस अ प्रोडक्ट और सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. सो उसका भी डिसीजन मेकिंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पे होता है. अगर एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है तो फर्दर प्रोसेस करेंगे, नहीं तो स्प्लिट ऑफ पे सेल कर देंगे, जिसमें जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट इरेलीवेंट होता है, बिकॉज जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट इस डिसीजन मेकिंग के पहले ही संक हो गया होता है. इस डिसीजन में भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या क्या होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए. क्वालिटेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं रिसोर्स अवेलेबिलिटी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, रेडीनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स टू फर्दर प्रोसेस, एंड इन्फ्लुएंस ऑन कस्टमर्स हु प्रेफर टू बाय ओरिजिनल प्रोडक्ट in split off stage. So what can be the impact on that. इस तरह से सेल और फर्दर प्रोसेस सोचा जाएगा. नेक्स्ट कीप और ड्रॉप डिसीजन भी होता है एक, जिसको हम लोग कंटिन्यू डिसकंटिन्यू डिसीजन बोलते हैं. कंटिन्यू डिसकंटिन्यू डिसीजन इज़ लाइक कि एक डिवीज़न को बंद कर देना है कि चालू रखना है, बिकॉज उसमें लॉसेज हो रहे हैं तो आपको लग रहा है कि उसको बंद कर देना चाहिए. तो उसका भी डिसीजन मेकिंग आप इंक्रीमेंटल बेसिस पे करोगे, एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द डिवीजन विल बी कंपेयर्ड विथ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू. अगर इंक्रीमेंटल में नेट सेविंग्स आ रहा है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो डिसकंटिन्यू कर देंगे. इसका प्रेजेंटेशन बहुत बार इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशन में उल्टा भी दिया हुआ होता है कि डिसकंटिन्यू करने से सेविंग्स आ रहा है तो डिसकंटिन्यू कर लेना. मतलब प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कंटिन्यू के लिए वर्किंग कर रहे हो कि डिसकंटिन्यू के लिए वर्किंग करो, इस चीज़ को ध्यान में रख के करना, मिक्सअप मत कर देना. इसमें क्वालिटेटिव फैक्टर्स फिर से ध्यान में रखना पड़ता है कि एम्प्लॉयज़ का टर्मिनेट करना पड़ेगा. अगर आप डिसकंटिन्यू करोगे तो ले ऑफ एम्प्लॉयज़ एक कंसर्न होता है. इफेक्ट ऑफ सप्लायर्स फ्रॉम विच द मटीरियल्स नीडेड फॉर द प्रोडक्ट विल नो लॉन्गर बी परचेज्ड, उनका रिलेशनशिप्स पे भी फ़र्क पड़ता है. एंड इफेक्ट ऑफ कस्टमर्स हु प्रीवियसली परचेज द प्रोडक्ट विच इज़ बीइंग ड्रॉप्ड, उसका भी फ़र्क पड़ता है. सो ये सब कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. और इसके अलावा कोई भी तरह का स्पेशल ऑर्डर एक्सपोर्ट के तरह या फिर किसी और तरह से भी बना के आपसे पूछा जा सकता है. ऑलराइट. सो ये हो गया आपका सारा डिसीजन मेकिंग का छोटा छोटा जो टॉपिक्स होता है वो. लास्टली आपके डिसीजन मेकिंग में एक टॉपिक आता है CVP एनालिसिस. सो ये CVP एनालिसिस फ्रेंड्स इंटर लेवल का आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है. इसमें आपको कंट्रीब्यूशन क्या होता है, PV रेशियो क्या होता है, सेल्स कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये सब करना होता है. तो इसलिए मैं इसमें भी इंटर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा होता है. इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में एक्टिविटी बेस्ड CVP एनालिसिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
जिसमें आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सम दिया हुआ होगा, यानी कि एक्टिविटी वाइज कॉस्ट दिया हुआ होगा। एक्टिविटी वाइज कॉस्ट जो भी दिया हुआ होता है उन सबको जोड़ देंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट बनेगा, प्लस क्वेश्चन में अनएनालाइज फिक्स कॉस्ट दिया हुआ होता है, तो जो दोनों को जोड़ने से टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। एक्टिविटी वाइज कॉस्ट प्लस अनएनालाइज फिक्स कॉस्ट मिलाकर फिर उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। सो एक्टिविटी वाइज सीवीपी आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक सर्विस सेक्टर के हिसाब से सीवीपी दिया हुआ होता है। सर्विस सेक्टर में क्या होता है कि आपको रूम डेज़ या पेशेंट डेज़ निकालना पड़ेगा पहले, या फिर पैसेंजर किलोमीटर या फिर टन किलोमीटर, याद करो आप, अलग अलग तरह का अलग अलग यहाँ पर केस होता था सर्विसेज के हिसाब से। तो आप उनका टोटल कॉस्ट एनालिसिस करोगे तो उसमें आपको फ़िक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। सो फिक्स कॉस्ट सारा इकट्ठा कर लेना, कंट्रीब्यूशन पर रूम डे या कंट्रीब्यूशन पर पैसेंजर पर किलोमीटर निकाल कर फिक्स कॉस्ट को उससे डिवाइड करोगे तो ब्रेक इवन आएगा। ठीक है। सो इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सीवीपी एनालिसिस आपको पढ़ना कैसे है। एक सर्विस सेक्टर के लिए पढ़ना है, दूसरा आपको एक्टिविटी बेस्ड पढ़ना है। थ्योरी पर्पस के लिए सीवीपी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी पूछा जा सकता है। अभी तक इसके ऊपर कोई सम नहीं है, बट अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पूछा तो उनका फिर आउटपुट क्या है उसको पता करके जैसे नॉर्मली वर्किंग करते हैं वैसे ही करेंगे, कोई नया वर्किंग एज सच नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देखकर आप घबरा मत जाइएगा। सीवीपी इन जस्ट इन टाइम इन्वायरमेंट अगर पूछा तो उस समय जो इंस्टीट्यूट मैट बोल रहा है वो बोल रहा है टोटल कॉस्ट इन जस्ट इन टाइम इन्वायरमेंट इज़ इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है प्लस नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट होता है प्लस इंजीनियरिंग कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स होता है। सो इससे टोटल कॉस्ट होता है। बस इसको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ना। बेसिकली ब्रेक इवन जैसे निकलता है वैसे ही निकलेगा। इसको जस्ट इन टाइम सिस्टम में एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम को ही आप फॉलो करिएगा। अच्छा, और एक बात, सीवीपी अंडर अनसर्टेनिटी करके पहले कॉन्सेप्ट होता था जिसका सम्स हम लोग डीजीपी बुक में देखते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से हम लोग ब्रेक इवन निकाल रहे थे, जिसको अभी इंस्टीट्यूट के नए मैट में, May 21 के मैट में नहीं दिया है, इसलिए उसको अपने अभी इग्नोर कर रहे हैं। बाकी आप उसको एक बार अपने से देख सकते हैं। वो बहुत आसान सा था, क्योंकि उसमें करना भी क्या था कि पहले नॉर्मल ब्रेक इवन निकाल लेना है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको अपना एक्स का वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, मतलब जो सेल्स लेवल क्वेश्चन में अचीव करना है या ब्रेक इवन अचीव करना है, ऐसा कुछ सेल्स लेवल जो अचीव करना है उसको एक्स का वैल्यू मान लेना है। फिर एक्स को जेड में चेंज करना है बाय यूजिंग जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, और फिर उस जेड का एरिया देखना है, वही आपका प्रोबेबिलिटी होगा। जिन्होंने वो सम किया उनको पता है, जिन्होंने नहीं किया तो छोड़ दो, कुछ नहीं है। May 21 का मैट में नहीं है तो अपने अज्यूम करें कि वो इंस्टीट्यूट मैट से हट गया है। ऑलराइट। सो सीवीपी एनालिसिस का मैं और इन डेप्थ में जाके कुछ भी नहीं पढ़ा रहा। मुझे मेजर फोकस आपका थ्योरी में करना है इस पॉडकास्ट में। सो अब आपके जो भी सम्स हैं सीवीपी के, वो आप एक बार अपने आप नज़र से निकाल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा समय न दीजिएगा। खाली छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट नोट्स लिखा हुआ है वो कॉन्सेप्ट नोट्स, जैसे कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन, कैश ब्रेक इवन, एमओएस, जुगलबंदी जोड़ीज़, जो मुझसे क्लास की उनको पता है, यानी कि ब्रेक इवन, सेल्स रेशियो, एमओएस रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और कंट्रीब्यूशन रेशियो मिलके 1 होता है। तो वो ब्रेक इवन सेल्स रेशियो का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन, एमओएस रेशियो का फार्मूला होता है प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन। फिर आपको सिखाया हुआ है पेरिशेबल प्रोडक्ट का ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं, जिसमें आप पहले ओपनिंग स्टॉक को सेल करेंगे फिर नया प्रोडक्शन को सेल करेंगे। पोटेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं पेरिशेबल प्रोडक्ट में, इसमें ओपनिंग स्टॉक को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, सिर्फ नए से ब्रेक इवन निकाला जाता है। फिर ब्रेक इवन सेल्स ऑफ मर्ज कंपनीज़ कैसे निकलता है, जिसमें मर्ज कंपनी का पहले पीवी रेशियो निकालते हैं आप बाय अज्यूमिंग 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ मर्जिंग कंपनीज़। आई होप आपको रिकॉल हो रहा है। उस तरह से आप पहले मर्ज कंपनी का पीवी रेशियो निकाल कर फिर मर्ज कंपनी का टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी इक्वल टू मर्जिंग कंपनी का फिक्स कॉस्ट, जस्ट ऐड करके आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कंबाइंड पीवी रेशियो करेंगे। फिर ब्रेक इवन ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैसे निकलता है, सब इंटरमीडिएट में हम लोग करते थे। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स का सम 2 तरह का होता है, एक यूनिट बेस्ड होता है और एक वैल्यू बेस्ड होता है। यूनिट बेस्ड में सेल्स मिक्स क्वांटिटी का दिया होता है जिसको एक्स लेके सॉल्व करते हैं,
और वैल्यू बेस्ड में सेल्स मिक्स वैल्यू का दिया होता है, तो जिसमें वेटेड एवरेज पीवी रेशियो निकाल कर फिक्स कॉस्ट बाय वेटेड एवरेज पीवी रेशियो करने से ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स आ जाता है। इसके बाद आपको ब्रेक इवन विथ स्टेप कॉस्ट भी समझाया गया था, स्टेप फिक्स कॉस्ट के साथ, जिसमें एल्जेब्रिक मेथड अपने यूज़ करते हैं पता करने के लिए पहले कि फर्स्ट रियल ब्रेक इवन पॉइंट किस स्लैब या रेंज में है। पहला स्टेप नंबर 1 होता है, उसमें स्लैब नंबर आइडेंटिफाई करो। स्टेप नंबर 2 होगा स्लैब नंबर के बाद स्टेप नंबर 2 होगा उस स्लैब नंबर का फर्स्ट रियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, और फिर फर्स्ट रियल ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपका अपर लिमिट ऑफ द स्लैब पे आया तो सेकंड रियल ब्रेक इवन पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा नेक्स्ट स्लैब पर, तो आप सेकंड रियल ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लोगे। तो ये था स्टेप फिक्स कॉस्ट का कहानी। स्टेप फिक्स कॉस्ट में आपका कॉलमनर अप्रोच भी यूज़ होता है। कॉलमनर अप्रोच तब यूज़ करते हैं जब आपका स्लैब रेंज अनइक्वल चल रहा हो, तो हर एक अनइक्वल स्लैब से कॉलम बनाकर आप हर कॉलम का फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखकर हर कॉलम का ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के फिर कंपेयर करते उसके स्लैब रेंज में वो आया कि नहीं आया। अगर विद इन स्लैब रेंज आया तो रियल है, वरना इमेजिनरी है। और रियल ब्रेक इवन पॉइंट्स को लेकर आप कमेंट प्रोड्यूस करते हो, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू डू इन CVP। देन CVP में हम लोग इनडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस भी सीख लेते हैं, विच इज़ चेंज इन फिक्स कॉस्ट बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो 2 ऑप्शन को लेके भी होता है और 3 ऑप्शन को लेके भी होता है। 3 ऑप्शन का होगा तो 3 इंडिफरेंस पॉइंट निकलेगा, 2 ऑप्शन का होगा तो 1 ही इंडिफरेंस पॉइंट निकलेगा। इट इज़ बेसिकली द लेवल ऑफ एक्टिविटी वेयर द टोटल कॉस्ट और टोटल प्रॉफिट बिटवीन 2 ऑप्शंस आर इक्वल। इसका एक इंटरप्रिटेशन निकलता है कि इंडिफरेंस पॉइंट से ज़्यादा यूनिट्स पे अगर ऑपरेट करना है तो हाई फिक्स कॉस्ट ऑप्शन को प्रेफर करना, इंडिफरेंस से अगर लोअर पे अगर आपको लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑपरेट करना है तो लो फिक्स कॉस्ट ऑप्शन को प्रेफर करना, ठीक है। सो ये हो गया आपका इंडिफरेंस पॉइंट का कहानी। अगर 3 इंडिफरेंस पॉइंट निकाला तो तीनों को कंबाइन करके कंबाइंड इंटरप्रिटेशन बनता है। इंडिफरेंस पॉइंट को सीक्वेंशियली सजा लीजिएगा। पहला वाला इंडिफरेंस पॉइंट जो सबसे लोवेस्ट है उससे नीचे पर लीस्ट फिक्स कॉस्ट ऑप्शन प्रेफर करेंगे, और थर्ड वाला इंडिफरेंस पॉइंट जो सबसे हाईएस्ट है उससे ऊपर पर हाईएस्ट फिक्स कॉस्ट ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। सेकेंड वाला इंडिफरेंस पॉइंट का कोई रोल नहीं रहता, फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो रेंज है उस पर मिडल फिक्स कॉस्ट ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। देन एक और पढ़ाई आपको सिखाई जाती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, शट डाउन एंड कंटिन्यू डिसीजन। इसका भी अपना नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होता है। ये जनरली ऑफ सीज़न में सोचते हैं कंपनी या रिसेशन में सोचते हैं, बट इसका भी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होता है जो एग्ज़ाम में चला के पूछा जा सकता है। व्हाट आर सेवरल नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स फॉर शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजंस। सो उसमें नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, उसमें नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजंस में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि वही एम्प्लॉय का एक पंगा है, एम्प्लॉय मोरल और एम्प्लॉय ले ऑफ करना पड़ेगा। सिक्योरिटी रीजंस हो सकता है, सप्लायर रिलेशनशिप्स हो सकता है, इन्वेंट्री पड़ा हुआ है आपका तो वो ख़राब हो जाएगा, उसका भी कारण हो सकता है। जो शटडाउन के समय कुछ थोड़े बहुत कस्टमर्स आएंगे उनका क्या होगा, कस्टमर रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, गुडविल ख़राब हो जाएगी। ये सब आपके नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। हो सकता है कॉम्पिटिटर कोई अलग स्ट्रेटजी बना रहा हो, कॉम्पिटिटर्स मूव क्या होगा ड्यूरिंग शटडाउन, योर शटडाउन, तो वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिफोर मेकिंग द डिसीजन। एंड देन आप इसको इवैल्यूएट करने के लिए क्या करते हो, दोनों ऑप्शन का अपना टोटल फिक्स कॉस्ट को 3 पार्ट में ब्रेक करके एनालाइज करते हो। अनअवॉइडेबल कितना है जो दोनों में रहेगा, अवॉइडेबल कितना है जो सिर्फ कंटिन्यू करने पे आएगा, और एक एडिशनल शटडाउन कॉस्ट कितना है जो सिर्फ शटडाउन करने पे आएगा। सो आप अपना ये तीनों फिक्स कॉस्ट का एनालाइज करके जनरली देखोगे कि शटडाउन ऑप्शन में ही कम मिलेगा, कंटिन्यू ऑप्शन में ज़्यादा मिलेगा। कंटिन्यू ऑप्शन में कमाई का ज़रिया है, तो जहाँ फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है वहाँ पे कमाई का ज़रिया भी है। तो आप फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को यूज़ करके इनडिफरेंस पॉइंट निकालोगे। इनडिफरेंस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट इज़ द इनडिफरेंस पॉइंट बिटवीन दिस फिक्स कॉस्ट ऑफ कंटिन्यू ऑप्शन एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ shutdown option along with the contribution per unit that you earn only in continue option. So indifference point is basically going to show you that the level of units where
the total cost or total loss will be same in shutdown or continue option. So अगर आपका level of activity during this off season or recession shutdown point से ज़्यादा होने वाला है तो आप बोलेंगे कंटिन्यू करेंगे. अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी शटडाउन पॉइंट से कम होने वाला है तो आप बोलेंगे हम शटडाउन कर देंगे. सो शटडाउन पॉइंट एक ऐसा मतलब एक ऐसा यूनिट आपके सामने आ जाता है जिसके ज़्यादा होने से कंटिन्यू करना है, जिसके कम होने से मतलब जिससे कम अगर आपका प्रोडक्शन होने वाला है या सेल होने वाला है तो आप इससे अच्छा तो बंद ही रखेंगे. ठीक है. इसमें भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स है जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिए. इसको लेकर रिपोर्ट लिखने आ जाएगा तो कभी भी फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल हमेशा ज़रूर से बताना. और नॉन फाइनेंशियल व्यू पॉइंट से बोलेंगे तो कभी भी शटडाउन करना फ़ायदेमंद नहीं माना जाता है. ऑलराइट. सो इससे पूरा मैंने एक बार आपको ब्रीफली CVP भी रिकॉल करवा दिया. कुछ एक आध अगर छूट गया हो तो आप प्लीज़ अपने से देख लीजिएगा. मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट टच कर दिए जो बेसिक लेवल पे आपको जानने चाहिए थे. CVP का जो सम्स कराएं वो सिर्फ एग्ज़ाम्पल के हिसाब से कराया गया है और उन एग्ज़ाम्पल को आप रेफ़र करिए. और बहुत ज़्यादा सम्स जो क्लास में कराया गया उस पर ध्यान नहीं देके आप सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड CVP और ये सर्विस सेक्टर बेस्ड CVP पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा और इनडिफरेंस पॉइंट और शटडाउन पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा. ठीक है. I am CA Satish Jalan and this is a podcast for CA Final SCMP. To score in SCMP, now you need to remember its theories more specifically than just understanding it in a general way. By listening to this podcast, you can revise the concepts on the go as many times as you can.